अस्सलाम वालेकुम, जी आयानो, खुश आमदीन एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय शो सिटी एट 10 में आपका होस्ट शिराज भट्ट और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन आज चूंकि मंडे है तो मंडे को खुशगवार बनाने के हवाले से कुछ टिप्स देना चाहूंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको कुछ थोड़े से टिप्स दूंगा जिससे आपका मंडे जो है यानी आपका पीर का रोज बड़ा खुशगवार हो जाएगा। अमूमी तौर पर सोमवार या पीर या मंगल जो होता है वो खुशगवार इस वजह से नहीं होता क्योंकि छुट्टी के फौरन बाद आपको काम पे जाना पड़ता है, बहुत सारा बोझ आपके कंधों पर होता है, आपने जॉब पर पहुंचना है, पूरा हफ्ता काम करना है, आपका दिमाग इस चीज के लिए रेडी हो रहा होता है कि पूरा हफ्ता मैंने जो है वो काम करना है। तो इस वजह से आप बड़ी थकावट ऑलरेडी फील कर रहे होते काम पे आने से पहले ही। तो मंडे को खुशगवार बनाने के हवाले से टिप ये है कि आपने अपनी नेमतों के हवाले से सोचना है। थिंक अबाउट द ब्लेसिंग्स फॉर अ सेकेंड। जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं, ये जॉब, ये काम, ये सुबह उठना, तैयार होना, नाश्ता करना, उसके बाद काम पर पहुंचना, ये भी एक नेमत है और ये किसी नेमत से कम नहीं है। आप यकीन कीजिए ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपनी सीवी थामे हुए नौकरी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और ये वो हजरात हैं जो कि अपने फैमिली के, अपने खानदान के वाहिद कफील हैं। अगर इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो इनके घर का रोजगार नहीं चलेगा। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कि नौकरी की तलाश में फिर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आपके पास ये नौकरी है, आपके पास ये जॉब है, नो मैटर किसी भी सिचुएशन में आप रह रहे हैं, आप उस जगह पर, जॉब की जगह पर भी अगर सोते हैं, अगर जॉब करते हैं और घर आपको एक हफ्ते बाद जाने को मिलता है या एक महीने बाद जाने को मिलता है या साल में एक बार जाने को मिलता है, कम से कम आप कमा तो रहे हैं ना कुछ अपने घर पे भेज रहे हैं। और इसी ब्लेसिंग के लिए आप यकीन कीजिए सैकड़ों लोग हैं जो कि आपकी ये वाली जिंदगी जीने के लिए तरस रहे हैं। तो अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर किया करें और मंडे में खुश खुश हैप्पी जो है वो अपने काम पर जाया करें। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से टुडेज वेदर में। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और बारिश का आज कोई इम्कान नहीं है। हम देख रहे हैं कि 2 दिन से जो है वो सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी मामूली सी कमी वाक़ हुई है, लेकिन स्टिल आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सर्दी जो है खुश्क है बारिश ना होने की वजह से। 3-4 दिन पहले रात के औकात में थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए जिससे खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार जो है इस जैसी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ, वैसी बारिश हम विटनेस नहीं कर सके हैं। वैसी बारिश होगी तो ही मौसम के नतीजे में पैदा होने वाली मूजी बीमारियां जो है, अमराज जो हैं, उनका भी खात्मा होगा। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला बाराने रहमत जो है बरसाए और उसके नतीजे में जितनी बीमारियां हैं वो खत्म हो और खुल के ठंड हो। और जब ठंड हो तो फिर आने वाली छुट्टियों में बच्चों ने एंजॉय भी करना है इस ठंड को। तो एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बारिश हो, तो बारिश होगी, वरना ये खुश ठंड रहेगी। इसमें आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, स्वेटर और जैकेट्स का इस्तेमाल करना है। खासतौर पर अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर सवारी कर रहे हैं तो आपने मास्क का इस्तेमाल भी जरूरी करना है। शो को आपको आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं, उनका तारुफ आपको करवाता हूं। उसके बाद गुफ्तगू करेंगे किसी न किसी एक मसले के ऊपर, किसी न किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी न किसी एक मौजू के ऊपर। उस मौजू से रिलेटेड जितने मसाइल हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, फिर उनके हल, उनके सोल्यूशंस के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवाता हूँ। हमारे साथ अरसलान दुरानी मौजूद है जो कि हमारे रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? बिल्कुल। इनके साथ साथ हमारे तशरीफ रखते हैं अब्दुल रहमान जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रहमान, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। बड़ी ही बुरी खबर हमें सुबह होते ही सुनने को मिली है। पहले मैं इंट्रो में बताने लगा था, लेकिन मैं सोचा मैं रहमान के साथ डिस्कस करते हैं, रहमान इसके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से तबसरा कर सकता है। वो खबर यह है कि हमने उठते ही देखा कि पेट्रोल जो है महंगा हो गया। दिसंबर का तोहफा हमें गवर्नमेंट ने दिया कि 3 रुपये पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया। अब जनवरी में शायद हमें ये तोहफा मिले कि उसकी 3 रुपये रिवर्स हो जाएगा या फिर 3 रुपये मजीद बढ़ जाएगा। तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अगर इन लॉन्ग रन सोचें, फौरी तौर पर तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मोटरसाइकिल के अंदर आप पेट्रोल डलवाते थे, 100 रुपये का डलवाते थे, 200 का डलवाएंगे या 150 का डलवाएंगे, 125 का डलवाएंगे, 15-20 रुपये का अगर फर्क पड़ता है आपको 4-5 लीटर, 15 लीटर के ऊपर, तो इतना ज्यादा कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन लॉन्ग रन देखें, किरायों को देखें और तरसीलात देखें गुड्स की, तो इसमें तो महंगाई होती है। शिराज, थैंक यू। देखिए, पूरी दुनिया में या स्पेशली पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ही सारी ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक का तो अभी आया ही नहीं। दूसरे नंबर पे कराची से या दूसरे शहरों से जो चीज़ें यहाँ पे आनी है या जानी है
वो सारा ट्रांसपोर्टेशन पूरी महंगी होती है। ये देखें, ये जो 3 रुपये का फ़र्क है या 1 रुपये का फ़र्क है, ये बात नहीं होती, बात होती है इम्पैक्ट की। बैनुल अक़वामी मंडी में आप देखें पिछले कई दिनों से कीमतें स्टेबल हैं और नीचे की जानब जा रही हैं, ऊपर की जानब नहीं जा रही। तो यहाँ पे इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का टैक्स लगा कर लोगों का जीना हराम किया हुआ है। ये अगर टैक्सेस कम कर दें तो आराम से पेट्रोल 200 से नीचे आ सकता है। ये सारे टैक्सेस लगाए हुए हैं। तो अभी ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने टैक्सेस इकट्ठे करने में जब नाकाम हो रहा है, पहले क्वार्टर में हम तकरीबन 100-150 अरब पीछे हैं, तो उसका ये हाल निकाला है कि आप पेट्रोल पे मजीद टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ताकि वो टैक्स रेवेन्यू उधर बढ़ सके। जब आप बराह रास्त टैक्सेस में नाकामी का सामना करते हैं तो लोगों को इनडायरेक्ट ऐसे करते हैं, फिर जब आप मजीद अगले क्वार्टर में आप टैक्स में पीछे होंगे तो आप बिजली महंगी कर देंगे। ये वजारत ख़जाना और जो FBR मिला के कार्रवाइयाँ डालता है ना, जिसमें लोगों को हर जानब से निचोड़ा जा रहा है। देखिए, ये 3 रुपये का इम्पैक्ट होता है कि ये कीमतें स्टेबल रखते या कम कर देते तो इससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन महज अपने टैक्स को पूरा करने के लिए, सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिए, पेट्रोलियम लेवी डेवलपमेंट टैक्स बढ़ाने के लिए आप इसमें इजाफा किए जा रहे हैं। तो उसका अल्टीमेटली असर ये पड़ता है शराज, जैसे आपने निशानदेही की कि अब इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, देखिए जब कीमतें कम होती हैं तो ट्रांसपोर्टर ख़ास कीमतें कम नहीं करता, लेकिन जब ये 3 रुपये बढ़ेगी, डीजल थोड़ा सा बढ़ा है तो खास क्या कम होती नहीं है मेरे ख्याल। हाँ बिल्कुल यही है, लेकिन अब वो बढ़ा देगा, रिक्शे वाला 5-10 रुपये बढ़ा देगा। पहले आपको पता नहीं पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ, वो देखेंगे महंगा होगा और लोग भी 2-4 गालियाँ दे के किराया दे देंगे। तो ये एक बड़ा मसला होता है कि इससे सारा सब्जी महंगी हो जाएगी, दालें महंगी हो जाएगी। जो हुकूमत की जानब से प्रोपोगंडा किया जाता था कि शय खुर्दनोश सस्ती कर दी है, वो हर एक में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा। और जब मजमूई तौर पर महीने की ग्रासरी का रिकॉर्ड निकालते हैं तो आप सिर्फ ये देखें कि ये चंद रुपयों की वजह से कई हज़ार रुपये फ़र्क ग्रासरी में चला जाता है। ऐसा ही ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ पेट्रोल आपने डलवाना है, जो चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, जो रिक्शा आपको सफ़र करवा रहा है, जो बस करवा रही है, कार जा रही है, हर चीज़ पे उसका जो है वो असर पड़ता है। और वो महीने के एंड पे समझ लें कि वो आपकी तनख्वाह से अच्छा खासा हिस्सा कट जाता है। इसी वजह से जो मैच्योर गवर्नमेंट्स होती हैं या जो स्टेबल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ता हो तो वो खुद पे डाल के अवाम को उस बोझ से निजात दिलाती हैं, क्योंकि हुकूमत अगर थोड़ा सा इसमें टैक्स कम करती है तो पब्लिक का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। बिजली की मद में फ़ायदा हो जाता है, दूसरी मद में फ़ायदा हो जाता है, शय खुर्दनोश की मद में। लेकिन यहाँ पर हुकूमत तो लगता है कि अपने सारे इख्तियारात सरेंडर किए बैठी हुई है IMF के सामने। जो IMF की डायरेक्शंस आती हैं उसके मुताबिक इक़दाम किए जाते हैं। ताजर दोस्त पॉलिसी नाकाम हुई तो उसका असर ये पड़ा कि बराह रास्त सैलरीड पर्सन पे टैक्स ला दिया। अब जो ये इस साल की पॉलिसी चल रही है, तनख्वाहदार तबके पर सबसे ज़्यादा टैक्स पिछले 76 सालों में जो अगर कभी डाला गया तो ये इस साल में डाला जाएगा, कि जिसमें तनख्वाहदार तबका बुरी तरह से फंसा हुआ और वो इंडस्ट्री वालों से, ट्रेडर से, हर किस्म के कारोबार वालों से 2 टाइम्स ज़्यादा टैक्स दे रहा है। जो एक्सपोर्टर्स है वो थोड़ा बहुत टैक्स देते हैं या वो रिफंड्स में कट जाता है। जो यहाँ पर इम्पोर्टर्स हैं उनसे टैक्स आता है, या जो इम्पोर्ट है स्मगल हो जाती है वो उसमें कवर हो जाता है। तो हमारा ये बहुत बड़ा मसला है कि जब यहाँ पर इम्पोर्ट के नाम पे टैक्स बढ़ाया जाता है तो वही चीज़ें स्मगल होकर सस्ते दामों तक पहुँच जाती हैं, लेकिन रेट वो महंगे दामों में पड़ता है। और यूँ जो प्रॉफिट है उसमें जो हिस्सेदार है वो कई तरह के लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन सरकार को नुकसान का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पेट्रोल की खपत जो देखी जाती है कि पिछले 2-3 साल में सरकार की कम होती है, लेकिन जो स्मगल पेट्रोल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी खपत बढ़ जाती है, तो ये भी सरकार को नुकसान पहुंचता है। तो इसका बराह रास्त शराज नुकसान ये होता है कि हमारी सारी चीज़ें जो मार्केट में आके ग्रोथ रेट बढ़ा सकती हैं वो उस तरह से बढ़ा नहीं पाती। हम इंपोर्ट पे जब इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं तो उसका असर ये पड़ता है कि वो सारी चीज़ें ब्लैक में आना शुरू हो जाती हैं, गवर्नमेंट का टैक्स इकट्ठा नहीं हो पाता, मार्केट में रौनक नहीं लग पाती। यूँ कुछ लोग फ़ायदा उठा जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनको फ़ायदा उठाना चाहिए, या कुछ साल पहले तक जैसे ग्रोथ रेट 6-7-8 पे पहुंचा हुआ था, मार्केट में रौनकें थी, वो नहीं होती। आप देखें 8 बाज़ारों में जब वहाँ पर दोपहर के औकात में तो मतलब साइकिल पे जाना मुश्किल हुआ करता था, इंसान से जो है वो उधर पैदल चलना मुश्किल होता था। कुछ मेहमान आए हुए थे एक बार बाहर से, तो वो देख रहे थे कि घंटा करके 8 बाज़ारों में, वो कह रहा था इंसानों का समुंदर है यहाँ पे, पैदल नहीं चला जा रहा था, लेकिन अब देख लें वो खाली हुए पड़े हैं। बिल्कुल खाली हुए पड़े हैं। मुझे अरसलान ये बताएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से फौरी तौर पर तो आपको शायद इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन जैसे अब्दुर्रहमान बता रहे थे
कि इन लॉन्ग रन अगर आप महीने का राशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली से इजाफे की वजह से आपकी खाने पीने की अशिया से लेकर आपकी ट्रांसपोर्ट तक महंगी हो जाती है। सही बात कर रहे हैं रहमान भाई। और देखिए ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये बड़ी डिपेंडेंट होती हैं दूसरी चीज़ें इन कीमतों पर। देखिए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है, तो वो सारी की सारी डीजल और पेट्रोल से ही वो रन करती है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं। अब सब्जी भी अगर वो एक जो मेन मंडी है वहाँ से वो छोटी छोटी दुकानों में या फिर मुख्तलिफ जगहों पर जानी है, तो वो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन का अमल जो उसमें वो इस्तेमाल होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया खुनोश हों या फिर किराए हों, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमतें फौरी बढ़ जाती हैं, जैसे कि किराया है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं होना होता, उनको पहले ही पता होता है कि 15 तारीख को या यकम को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना है, तो वो उन्होंने पहले एक पूरी समरी तैयार की होती है कि हमने इस तरीके से जो किराया और कुछ जो है वो पेट्रोल की आड़ में कीमतें बढ़ा देते हैं कि जी अगले दिन ही कि जी वो कल देखा ना हमने पेट्रोल बढ़ गया जिसकी वजह से आज किराया बढ़ गया। हाँ, तो किरायों में इजाफा कर दिया जाता है इंटरसिटी इंटर डिस्ट्रिक्ट। और कहा जा सकता है गवर्नमेंट एक साइड पे तो गैर मामूली तौर पर महंगाई कर रही है और दूसरी साइड पर जो है वो एक महंगाई की आड़ में महंगाई हो रही होती है, उसके ऊपर चेक भी नहीं रख रही है। बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए अभी रहमान भाई बात कर रहे थे कि जो ऊपर टैक्सेस हैं पेट्रोल पर, अब जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल में मार्केट में जो पेट्रोल का फी बैरियल रेट है या फिर जो वहाँ पर खरीदो फरोख्त हो रही है वहाँ से तो बहुत सस्ता ये खरीद रहे हैं, बट जब बेचने की बारी आती है तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि उस पर इतना ज़्यादा टैक्स की भरमार की हुई है। मतलब सिर्फ एक पेट्रोल वो जरिया टैक्सेशन का या टैक्स इकट्ठा करने का, बाकी कोई उसमें आप नहीं कर सकते। आपको जो डायरेक्ट टैक्स है वो कहाँ पर है? डायरेक्ट टैक्स को हटा के जनरल सेल्स टैक्स जो उसको आपने इतना बढ़ाया हुआ है, हर चीज़ महंगी हो रही है। एक तरफ जो दिखा रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो नीचे आ रहा है, महंगाई कम हो रही है, दूसरी जानिब आप उसके असबाब भी पैदा कर रहे हैं, वो किस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके। तो ये एक जो डायरेक्शन है ना इकोनॉमी की, जिसको समझ है थोड़ी बहुत भी वो समझ सकता है कि डायरेक्शन का तयन किया जाता है तो उसमें फिर सारी चीज़ें रखी जाती है, फिर उसमें डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाता है। दूसरे जितने भी ममालिक हैं उनको हम देखें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया है और जनरल सेल्स टैक्स को वहाँ पर जो आम आवाम है उनको उन्होंने रिलीफ दिया हुआ है। हमारे यहाँ उलट काम चल रहा है, हम क्या करते हैं जनरल सेल्स टैक्स हर चीज़ में बढ़ा देते हैं और डायरेक्ट टैक्स पर तो कोई बात ही नहीं करता। और वैसे भी जो डायरेक्ट टैक्स है वो कितना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं हम साल भर का, वो देखे और जनरल सेल्स टैक्स देखे तो बड़ा फ़र्क नज़र आता है। तो होना ये चाहिए था, जो एक मसावात भी क्रिएट करता है कि आप जो पैसा है वो जो इलीट क्लास है जिसके पास बहुत पैसा है उससे लें और नीचे वाली क्लास पे खर्च करें। हुकूमत का बेसिकली यही काम है ना इकानमी को देखते हुए, लेकिन हमारा उल्ट चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम गरीबों को निचोड़ रहे हैं और अमीरों और उमरा को जो है वो बार बार हम उसको वो दिए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो टैक्स लगा हुआ है पेट्रोल पर, उसकी वजह से जब फिर पेट्रोल की कीमत चाहे 2 रुपया भी बढ़े तो टैक्स को भी आपने मद्देनजर रखना है कि वो उसमें कितना इजाफा होता है। फिर उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नोश है या फिर किराया है या जो भी है, तो उनमें ऑटोमेटिकली एक तो इजाफा होता है जो लोग वो ट्रेडर्स खुद करते हैं, एक खुद साख्ता किस्म की महंगाई जो वो उसका सामना करना पड़ता है आम शहरियों को, आम आवाम को। तो ये देखना चाहिए कि पेट्रोल जब दुनिया में सस्ता है, कीमतें नीचे आ रही हैं, स्टेबल हैं कीमतें, तो आप क्यों बढ़ा रहे हैं? आप IMF के उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए शहरियों पर बोझ क्यों डाल रहे हैं? दूसरे IMF के टारगेट्स को पूरा करने के लिए असल निचोड़ जो है ना वो ये है, जो महंगाई हो रही है, आपको गैर मामूली महंगाई नजर आती है, उसके पीछे IMF की कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके कंडीशंस हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी अटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान दुरानी, उनके साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से इस वक्त शहरियों को किन मसाइल का सामना है। लोगों के ऊपर पेट्रोल बम जो है आए रोज गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं बल्कि इसके साथ साथ लोगों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा रहमान, मुझे बताएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात करें तो इसके इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। 2 ही प्रॉब्लम्स है हमारे मुल्क के अंदर, एक है पेट्रोल, दूसरा है बिजली। अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो आपको लगता है कि महंगाई में खातिर ख्वाह कमी वाक़ई हो सकती है? शराज, अभी लोगों की तनख्वाहों जो गर्मियों में गुजरी है उसमें 50% से 70% तक
तनख्वाह का हिस्सा सिर्फ बिजली के बिल पे चला ओए ओए। जाता था। बाकी 10 to 20 वो चला जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, बाकी 10% से वो ग्रॉसरी भी करते हैं, अगर किराएदार है तो किराया भी देते हैं या बाकी चीज़ें लेते हैं। इसका इम्पैक्ट ये बड़ा मार्केट पे आप देखें कि ताजर बैठे हुए हैं, कोई चीज़ें लेने नहीं आता, लोग इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें लेने आ रहे हैं, कपड़े कोई नहीं ले रहा है, शादियों का सीज़न चल रहा है। अब सत्याना रोड पे कल मैं गुजरा, इतवार था, तो अगर आप मतलब 2-3 साल पहले की बात करें तो आधा घंटा लगता है उधर गुजरते हुए, वो चंद मिनटों में कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा है जैसे शहर में हू का आलम था शाम के औकात में ना, कोई बाहर नहीं निकल रहा है शॉपिंग करने के लिए, दुकानदार बैठे वेट कर रहे हैं कि कोई आए कोई चीज़ ले। अभी ड्राई फ्रूट्स के हवाले से हमेशा बातें की जाती हैं, बड़ा महंगा हो चुका है, तो वो इतना महंगा हो चुका है कि अब कोई लेने ही नहीं जा रहा। बैठे हुए हैं वो दुकानदार ना, लोगों के पास चीज़ें लेने के लिए जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो गई है, सेल्स लगी हुई है, कोई सेल्स में भी नहीं जा रहा। तो ये सारा कुछ जो मिडिल क्लास होती है उसको तबाह कर रहा है, वो सारे लोअर मिडिल क्लास में जा रहे हैं, और उसकी वजूहत यही दो है जो आपने बयान की हैं, बिजली के बिल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का खर्चा। अभी सर्दी है, बिजली के बिल कम होंगे, गैस के बिल बढ़ जाएंगे। जहाँ गैस नहीं है वहाँ पर जो दूसरे सिलेंडर LPG सिलेंडर वो महंगे हो चुके होंगे। तो ये हमारा बड़ा मसला है कि सीज़न में टका के तो रगड़ा सरकार लगाती है, अगर सरकार से कोई बच जाता है तो ये माफिया जो रगड़ा लगाने के लिए उनको तैयार बैठा होता है। तो शराज अगर हुकूमत देखिए, ये जब ये 15 दिन में कीमतों तय करने जा रहे थे ना, तब भी इन्हें सियाने लोग समझा रहे थे कि आप पहले 1 महीने में करते थे, इसको 3 महीनों पे ले जाएं। आप जितनी कम इसकी फ्लक्चुएशंस रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इकानमी सेट होगी, लोगों को अंदाज़ा होगा। अब तो ये देखें जुआ होता है एक ना, जितने डीलर्स हैं ऑयल डीलर्स वो गवर्नमेंट के साथ राब्तों में होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कीमतें बढ़ाई जानी है तो वो अगले 15 दिनों का ना स्टॉक पहले कर लेते हैं, हो फिर महंगा करके बेचते हैं। जब उनको पता चलता है कि कीमतें कम की जानी है तो वो लेने से इनकार कर देते हैं, और आखिरी 2-3 दिन में अक्सर ये क्राइसिस पैदा होना शुरू हो जाता है। यही वजह से तो जखीरा अंदोजी का इल्जाम इनको दिया जाता है, और ये जखीरा अंदोजी कितना बड़ा जुर्म है, ना सिर्फ जुर्म है बल्कि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ईमानियात पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गुनाह भी है कि आप चीज़ों को, जो चीज़ महंगी होने जा रही है आप उसको पहले स्टॉक होकर रख लें और उसके बाद उसको उस दामों पे ना बेचें जिस दामों पे आपने खरीदी है, एक मुनासिब सा मुआवजा रख के, बल्कि आप उसको गैर मामूली तौर पर महंगा करके बेचते हैं, जो एक मुनाफाखोरी के अंदर ज़खीरा अंदोजी में भी आता है। तो अरसान, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा खेलों के हवाले से, कि आप चूँकि स्पोर्ट्स को देखते हैं, तो खेलों के हवाले से बात करें तो खेलता पंजाब के तहत हम देख रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार भी बता रहे थे मुझे कि अलफतेह ग्राउंड में इधर उधर कुछ खेलों के प्रोग्राम हो रहे हैं, हॉकी मैचेस हो रहे हैं। कौन कौन से मैचेस जो है इस वक्त खेले जा रहे हैं और ये कब तक जारी रहेगा? अच्छा, ये 25 नवंबर को शुरू हुआ था। ये डिवीज़न सतह पर मुकाबले थे खेलों के, जो कि बड़े भरपूर तरीके से हमने देखे हैं। मुख्तलिफ गेम्स हुई हैं, हॉकी के मैचेस हुए हैं, इसके अलावा फुटबॉल के जो है वो तानले वाला में भी जारी हैं। अच्छा, ओवरटेकिंग में, सॉरी। तो क्या किया था, इस दफ़ा इसको फैला दिया था इन्होंने। और इसी तरह यहाँ पर बास्केटबॉल के मुकाबले हुए हैं कल क्रिकेट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, इसके अलावा ताइक्वांडो के मुकाबले हुए हैं, और एक अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिला स्पोर्ट्स के हवाले से, जो हम एक चीज़ को मिस कर रहे थे। तो फैसलाबाद की टीम जो है वो सभी में टॉप पर जा रही है, हॉकी के इसमें बड़ा अच्छा टॉप पर जाते हुए, क्योंकि एंडिंग सेरेमनी 4 दिसंबर को होगी बोड़ा वाली ग्राउंड में। तो देखना होगा कि कौन कौन से इनामात नवाजे जाते हैं। खैर, पहले हमने मैचेस देखे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और आज का दिन रेस्ट का दिन है। कल फिर एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे जिसमें दौड़ शामिल होगी मुख्तलिफ किस्म की, और वहाँ पर भी अच्छे मुकाबले जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो एक पूरा मंथ जो है ये हमें ये खेलों की एक्टिविटीज़ में देखने को मिला। इससे पहले ज़िलाई सतह पर मुकाबले हुए थे, बीच में आके वो स्मॉग की वजह से कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ा, ग्राउंड बंद हुए, खेलों के मैदान वीरान हुए। लेकिन अब दोबारा से ये खेलता पंजाब की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो स्पोर्ट्स की। लेकिन अच्छा, हमारे पास यहाँ पर खेलों के मैदान है भी नहीं ना, हमारे पास खेलों के मैदान नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं जो कि खेलना चाहते हैं, जिनको हॉकी के लिए मैदान नहीं मिलता, क्रिकेट के लिए मैदान नहीं, कबड्डी के लिए मैदान नहीं मिलता, लोग बेचारे प्लॉट्स के अंदर खेलने में मजबूर होते हैं। तो एक बड़ा मसला है हमारे, ना सिर्फ खेलों के मैदान की कमी है, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम तरक्याती स्कीमें देखें तो अब्दुर्रहमान वो भी बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। शहर भर के अंदर तरक्याती स्कीमों के हवाले से बात करें तो क्यों ताखीर का शिकार होते चले जा रहे हैं? सिराज, चीफ मिनिस्टर साहबा यहाँ पे आई थी तो वो ऐलान तो हुए थे कि फैसलाबाद पे कई अरब रुपया लगाया जा रहा है सीवरेज पे,
रोड्स पे शेखुपुरा रोड, सियाना रोड, बाकी रोड, मेट्रो बसेस का ऐलान, माहौल दोस्त बसेस का ऐलान, इसके अलावा गोल्फ क्लब को ख़त्म करके आईटी यूनिवर्सिटी का ऐलान। मुझे लग रहा है ऐलानात पे चल रही है गवर्नमेंट ना, कि जिस भी शहर में जाना उसके शहर पे ऐलान कर देना कि हम मोटरवेज बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, फलां कर रहे हैं, डमकान कर रहे हैं। लेकिन जब इत्तेफाक से मेरे पास कुछ हालिया हुकूमत के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उनसे मैंने गुफ्तगू की थी इसी हवाले से, तो उन्होंने आगे बस ये हो गया, बस ये अभी बस थोड़े दिनों में, बस कुछ ही दिन में आप देखेंगे, और ये काफी दिन हो गए इस चीज को। चलो देखिए, ये छठा महीना चल रहा है इस माली साल का ना, अगर आपने बजट में रखा है तो लगा दें, क्योंकि अप्रैल मई में तो बजट फिर आपका वो वापस जाना शुरू हो जाएगा ना सारा कुछ आपका, फिर आप कहेंगे कि अगले बजट में लगेगा, फिर आपको एक साल बजट पड़ा होता दिल नहीं कर रहा होता ना खर्चों। नहीं, इसकी एक ये भी वजह है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है ना, उसकी वजह से भी वो चाह रहे होते हैं कि पता नहीं हमारी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। यार शिराज, अगर आपको पता है कि आपकी हुकूमत जा भी सकती है तो फिर तो आपको चाहिए कि पैसे लगा दें सारे, क्योंकि जो आप मनसूबे शुरू कर दें बाद में देखी जाएगी, हुकूमत बची तो पूरे कर लें, ना बची तो आने वाली कर लेगी, नाम तो आपका ही रहेगा ना, फिर तो आपके लिए ज्यादा आसान है कि सारा पैसा खर्च कर दें। मुझे लगता है ये शरीफ फैमिली का हमेशा से मसला रहा है। शहबाज शरीफ के जब सीएम मरियम नवाज, वो लाहौर को फोकस बनाए हुए होते हैं ना, लाहौर पे जितना पैसा लगता है, खैर लाहौर कैपिटल है, लेकिन बहरहाल फैसलाबाद एक बड़ा जिला है जहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू जाता है। एफपीआर देखें, कराची के बाद रेवेन्यू इधर से इकट्ठा करता है, और ये बहुत सारे इदारे जो कराची में मौजूद हैं, उनके हेडक्वार्टर्स सिर्फ वो इसलिए कराची का हिस्सा बनते हैं। अगर फैसलाबाद का सिर्फ रेवेन्यू देखा जाए तो फैसलाबाद सबसे टॉप पे नजर आएगा ना, अगर इसके कराची में जो यहाँ पे इंडस्ट्री बैठी हुई है सारी हेडक्वार्टर्स है, सिर्फ इस वजह से वो कराची का नाम लग जाता है कि वहाँ से टैक्स इकट्ठा होता है, अदरवाइज वो इंडस्ट्री तो फैसलाबाद की होती है। तो ये पहले नंबर पे है टैक्स में, रेवेन्यू में। इसके अलावा जो गांव देहात से आबियाना इकट्ठा होता है तो उसमें भी पंजाब में ये टॉप पर है। तो बड़ी चीज़ों पे फैसलाबाद का रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होता है, पब्लिक का जो कॉर्पोरेट है या जराइम की सतह है या दूसरी तमाम चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद ये हमेशा नज़रअंदाज होता है। फैसलाबाद से ज़्यादा मकाम मुल्तान को मिल जाता है, हालांकि उसकी पॉपुलेशन भी कम है, हाई कोर्ट बेंच भी उनके एग्जैक्टली। तो ये बड़ा मसला है फैसलाबाद के साथ कि यहाँ पर जो हमारे MP MNAs है, जो सियासतदान है, वो अपने अपने ज़ाती काम छोड़ के कलेक्टिव एक फैसलाबाद को, हालांकि मुल्तान के पास राना सनाउल्लाह नहीं है, उनके पास शेर अली नहीं है। हाँ, तो इसके बावजूद आप समझ लें तलाल चौधरी है यहाँ पे सेनेटर है, तो उनको चाहिए जड़ांवाला फैसलाबाद के लिए कुछ करें। अबद शेर अली, राना सनाउल्लाह खान, कितने MP MNAs बने हैं जो हार गए हैं, उनका भी कोई ना कोई मकाम है, लेकिन वो बस अपने कामों तक महदूद रहते हैं कि उनकी कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए, उनके कुछ ज़ाती काम हो जाएं। तो जो ओवरऑल बात है ना, जैसे ये IT यूनिवर्सिटी की, ये आप कई सालों से सुन रहे होंगे, पहले IT यूनिवर्सिटी बनानी थी, फिर उस पर पार्क बना दिया, अब दोबारा IT यूनिवर्सिटी की बात चल रही है। देखें अगले 40-50 सालों में बन जाए तो दुनिया पूरी तो यूनिवर्सिटियाँ बना चुकी है, हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, और उस पर भी अभी सोच विचार कर रहे हैं कि बनानी चाहिए कि नहीं। और अभी IT का हाल देख लें, 40 लाख लोग IT से पैसा कमा रहे हैं, जो फ्रीलांसर जिनको हम कहते हैं। तो ये नेट की वजह से अब उनको दुबई शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो कई दोस्त गए हैं, बताते हैं कि एक तो उधर उनकी जिस होटल में वो काम करते हैं वो सस्ता होता है, जिनके साथ वो डील करते हैं वो उधर आराम से आ जाते हैं, और पैसे का मुआवजा ज़्यादा, और मुआवजा भी ज़्यादा, और उस पर टैक्स भी कम है, जो यानी कि उधर डॉलर आता है ना, उस पर टैक्स भी कम है, और इंटरनेट भी चल रहा है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा चल गया, और इंटरनेट भी चल रहा है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके लिए बेहतर हो गया है। जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे ना, वो दुबई को अब उन्होंने अपना साबा ऑफिस बना लिया है, हर दूसरे तीसरे महीने दुबई होते हैं, अपने पैसे निकलवाते हैं और वापस आ जाते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो रहा है, और गवर्नमेंट के लिए नुकसान हो रहा है कि जो 4-5 अरब डॉलर IT के जरिए आना था वो अब वाया दुबई आ रहा है, और वो डॉलर की बजाय रुपयों में आएगा पैसा। जाहिर सी बात है वो हुंडी से लाएंगे या जैसे भी लाएंगे, अब हमारी गवर्नमेंट को वो 4-5 अरब डॉलर नहीं मिलेंगे, वो दुबई की गवर्नमेंट को मिलेंगे। ये जो पार्शली इंटरनेट चल रहा है जिसकी वजह से हमारी मैशत बड़ी डिस्टर्ब है, और हम देख रहे हैं खासतौर पर अगर लोगों का आपस में राब्ता नहीं हो पा रहा है, ये कितना बड़ा मसला है कि एक राब्ता, एक बेसिक नीड जो है वो आपकी खत्म होती चली जा रही है। राब्ते, अगर अब कोई आके यहाँ पर एक अनजान शख्स आता है इस मुल्क में, वो बोलते जी आप इंटरनेट का क्या मसला है, इंटरनेट नहीं चल रहा जी, प्रॉब्लम है कुछ। देखिए कितने दिन से नहीं चल रहा, 15 दिन से नहीं चल रहा। शराज देखिए, दुनिया जो है वो कहाँ पर जा रही है इंटरनेट को लेके। IT को अभी बात की अब्दुर्रहमान ने, ये वाकई सच्ची बात है कि पाकिस्तान 2021 में $200 बिलियन पर 221 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था फ्रीलांसर्स में। इतने फ्रीलांसर, इतने जितनी भी बड़ी फ्रीलांसिंग की कंपनियां हैं वहां पर सिर्फ पाकिस्तानियों का राज था।
अब वो जो क्लाइंट थे जिसको फौरन जवाब मिलता था यहाँ से पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तानी क्लाइंट जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको पकड़ लेता था, अब क्या हो रहा है, वो जा रहा है बांग्लादेश, वो जा रहा है इंडिया। अब इंडिया टॉप पर है, बांग्लादेश दूसरे नंबर पर, हम पता नहीं चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर चल रही है। और ये इस एक टाइम पीरियड में हुआ, ये जब से इंटरनेट के मसाइल शुरू हुए। तो देखिए, जब आपकी नौजवान, अब आपने अभी खुद शुरू में जब आप इंट्रो दे रहे थे, आपने बताया कि नौजवान डिग्रियां पकड़ के घूम रहे होते हैं कि उनको कोई जॉब मिले, जब वो इतने उनमें टैलेंट है कि वो घर बैठे पैसे कमा रहे थे मुख्तलिफ जगहों से, आपने उनका वो भी माशी कत्ल कर दिया इंटरनेट को बंद करके, और इंटरनेट पर बार बार पाबंदियां, इतना स्लो इंटरनेट। भाई उनको तो इतनी कंपेटिटिव माहौल चल रहा होता है मार्केट में। आप देखें, हम एक छोटी सी मार्केट की मिसाल दे दें कि अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं तो हम सबसे पहले उस दुकान पे जाते हैं जो हमें थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखाई देती है, जो हमें हर वक्त अवेलेबल देते हैं। बंद दुकान में कौन जाएगा? हाँ, बंद तो दुकान में कौन जाएगा? और यही इंटरनेट बात बंद है। हो जाने की वजह से इंटरनेट इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त बन चुका है ना। 2025 की मैं बात करूंगा, अगर 2025 में भी ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होगा, सबसे बड़ा, इवन फैक्ट्री से भी बड़ा, लेकिन उसके बावजूद अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा तो सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से रह जाएगा? लोग किस तरह से पैसा कमाएंगे? पाकिस्तान की आईटी का सेक्टर जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो किस तरह से तरक्की करेगी? एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कई में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से। अब्दुर्रहमान, मुझे बता दें कि फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए, तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स पास हो चुके हैं, टेंडर्स भी पास हो चुके हैं। फिर कौन सी चीज़ जो है वो ये बसें चलने नहीं दे रही जो जनाब बाग के करीब खड़ी हैं? ये कब चलेंगी? इनके रूट कब डिसाइड होंगे? मियाँ ताहिर जमील के साथ मेरी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा जी आज मेरी मीटिंग है 2 बजे, तो आज शाम तक रूट डिसाइड हो जाएंगे और बसें चल पड़ेंगी। इस बात को भी 3 दिन हो गए। शिराज, मसला ये बना हुआ है कि फैसलाबाद के साथ बाकायदा सौतीला सलूक किया जा रहा है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर MPMNs कम जीते हैं, गांव देहात में जीते हैं। अब जितने फंड्स मिले हैं सिर्फ उन्हीं हलकों को मिले हैं जो यहाँ से जीते हैं। जहाँ से हारे हैं उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे ना, उन MPMNs की रिकमेंडेशंस नहीं मानी जा रही। तो शहर सारे से नून लीग फारिग हो गई है, तो अब शहर में पैसे नहीं लगाए जा रहे। एक तरह से शहरियों से इंतकाम लिया जा रहा है हार का। फिर जो फंड्स लगे हैं, लोकल गवर्नमेंट ने टेंडर कर दिया, पास हो गए 23 नवंबर के, तो अब उस पर कोई वर्क आर्डर नहीं जारी हो रहा। अच्छा, वर्क ऑर्डर नहीं? वर्क आर्डर जारी होगा तो काम शुरू होगा ना। अब जिन जिन इलाकों में टेंडरिंग हो चुकी है वहाँ पे वर्क आर्डर जारी ना होने की वजह से काम रुका हुआ, और असूली तौर पर इनको अब तक जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि मैनुअल तरीके में अमूमन 2 हफ्तों में हो जाते थे, लेकिन अब तो 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। और अब ये कहा जा रहा है कि ई टेंडरिंग की थी, तो ये ई टेंडरिंग ज़्यादा तखीर का बायस बन रही है। सरकार में देखें जो यहाँ पर काम करते हैं इंटरनेट पर या IT पर, तो वो सरकार के ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, वो ज़्यादा बड़े चक्करों में फंस जाते हैं, ज़्यादा तखीर हो जाती है बजाय इसके कि उसमें बेहतरी लाई जाए ना। जो फाइल रूटीन में 1-2 दिन में क्लियर हो जाती थी, जब वो आपको ई के तरीके से क्लियर करते हैं कि तो फिर वो आप उसको 2 हफ्तों की बजाय 4 हफ्ते भी लगा देते हैं और काम फिर भी बीच में फंसा होता है। तो अब यही कुछ ई टेंडरिंग के साथ हुआ पड़ा है कि यहाँ पर ना तो मैनुअल तरीके से हो रही है, ना वर्क आर्डर ई टेंडरिंग के जरिए से हुआ, और अभी तक काम पड़ा है। बताया जा रहा है कि वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से साइन होकर फाइल आएगी, फिर उसके बाद काम करेंगे। और यूं वो काम जो कि अब तक शुरू हो जाना चाहिए था नवंबर में ही, नवंबर पूरा गुजर चुका है, तो अभी तक काम शुरू। यही प्रोजेक्ट अगर लाहौर में होते तो मेरे ख्याल में अब तक शुरू हो गया होता। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पर सभी को पता है कि चीफ मिनिस्टर ने खुद देखना है। यहाँ पर ऐसा कुछ मसला नहीं है। यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट लेनी है हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, और वहाँ पे रिपोर्ट भी DC से लेनी है, और उसने सारा कुछ ओके कर देना है कि ये बस ठीक है जी, ओके है। क्योंकि सुना है कि अब डिप्टी कमिश्नर की MPMNs के साथ बन भी नहीं रही ना। हर एक, हाँ, वो किसी को खास लिफ्ट नहीं करवाते। अच्छा, MPMNs के गिले, आपने बताया था पिछली नशिस्त में कि फोन भी वेक नहीं करते। हाँ, तो वो बड़े गिले बने हुए हैं MPMNs के ना, वो कि यार ये मतलब क्या इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। हाँ, अब वो मसला है, ज्यादा हारे हुए हैं। वो इस्तेहकाक का जो वो अपने तहरीक इस्तेहकाक पेश करते थे, अब वो भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हार गए हुए हैं ज़्यादातर लोग। जो जीते हुए हैं 4-5 वो गांव देहात के हैं, वो उनके लिए तो इतना ही काफ़ी होता है कि बस DC ने हमसे मिल लिया तो अल्लाह ना खैर चला, वो तस्वीर खींच के फेसबुक पे डाल देते हैं। जो शहर वाले होते हैं, जिन्होंने काम करवाना होता है या जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर मसले होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सारे हार चुके हैं। तो ये फैसलाबाद में अब तक काम ना होने की सबसे बड़ी वजह है।
हारे हुए एमपीए और जीते हुए एमपीए उनके दरमियान जो गैप है या जो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, या जो हारे हुए टिकट होल्डर्स हैं उनको जो यहाँ पर सीएम की जानिब से नहीं उस तरह से सपोर्ट दी जा रही या ख्याल नहीं रखा जा रहा और ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसको ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत भी कहा जा रहा है। पंजाब में ना जैसे ये निज़ाम चलाया जा रहा है मरीम नवाज़ का, इससे एमपीएम में ना हारे हुए खुश हैं ना जीते हुए खुश हैं, किसी को कोई ख़ास लिफ्ट नहीं मिल रही। इवन कि कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो तो वो सीएम ऑफिस से जाके करवानी पड़ रही है उन्हें ना। तो वो तो समझ रहे हैं कि हमारा जो काम है वो क्लोज हुआ पड़ा है। देखिए 1 साल होने को अभी तक इनको कोई भी किसी भी कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं दी गई, किसी भी महकमे में एडजस्ट नहीं किया गया। EFWMC, PHA, वासा कई बार इनकी लिस्टें ले ली हैं FDA की कि इनको एडजस्ट किया जा रहा है, ताहम ये अभी तक कोई भी नहीं किया जा रहा है। ना कोई फैसलाबाद में मिनिस्ट्री दी है किसी को सूबे में, ना मरकज़ में दी हुई है। राना सनाउल्लाह को तो एडवाइज़र बनाया गया है ना, मशीर है वज़ीर-ए-आज़म के, लेकिन शहबाज बाबर जो जीते हुए हैं उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, जो MPs जीते हैं उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसे नज़रअंदाज किया जाता है। लाहौर या लाहौर के करीबी या शरीफ फैमिली के करीबी लोग जिनको वजारतें दी जाती हैं, जो वजारतें हैं आम वजारतें भी बाहर नहीं रखी जा रही। मेरा ख्याल है सीएम के पास शायद 14-15 के करीब महकमे मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 14-15 वजारतें जो दी जाती तो ज़्यादा लोग उनके करीब होते, ज़्यादा शहरों में अच्छी फैसिलिटीज़ पहुँचती। अब इन शहरों में कोई मसला हो तो वो वज़ीर इत्तलात को भेजा जाता है, कभी किसी सूबाई वज़ीर को भेजा जाता है और वो घूम फिर के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट लेके चले जाते हैं। उनको भी तौफीक नहीं होती कि वो इन MPMNs टिकट होल्डर्स के साथ मिलके उनकी भी कोई बात सुन लें। तो जब तक शराज यहाँ पे कोई वजारत नहीं आएगी, जब तक कोई बड़ा ओहदा यहाँ पे नहीं आएगा, तब तक इन चीज़ों की कोई भी नहीं सुनेगा। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को जब आप आले नाल बना देंगे तो उनके पास इतना टाइम कहाँ और ना ही उनकी उस तरह से प्रायोरिटी है उन्होंने कौन से यहाँ से वोट लेने हैं। जहाँ उन्होंने आज यहाँ पर कल ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं और किसी और शहर के अंदर हो जाएगी तो फिर वहाँ जाके काम करना शुरू हो जाएंगे। असलाम मुझे बताएगा कि हमारी ज़िले इंतज़ामिया जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं शहर की, लेकिन अगर शहर घूम के देखें ऐसा लगता है कि शहर लावारिस है, शहर के पास कोई फैसिलिटीज़ कोई सहूलत नहीं है। तो किस हद तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने काम को उस तरीके से नहीं कर पा रही जैसे से करना चाहिए? देखिए ब्यूरोक्रेसी का हमेशा बड़ा किरदार रहा है और जहाँ तक फैसलाबाद का ताल्लुक है तो बड़ी सुस्त किस्म की ब्यूरोक्रेसी है ये वाली। मतलब जिस तरह एक होता है ना कि एक बंदा आया उससे बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नजर आई, वही पुराने मसाइल, वही पुरानी जगह, वही पुराने स्पॉट्स जहाँ पर कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके अलावा कोई नहीं। वो रूटीन वाइज एक दिन कर दी। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है, टारगेट्स। हाँ मिसाल ये दूंगा कि घंटा घर और उसकी जो पार्किंग के मसाइल हैं वो कब से चले आ रहे हैं, वो ताहाल हल नहीं हुए और होने भी नहीं है। पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा कोई आए नहीं है जो आके मुस्तकबिल करीब में नहीं लगता इतना विजनरी हो कि वो आते इस तरह के काम करना शुरू कर दे जैसे कि पहले इस तरह का कोई आया होगा। खैर जब कार्रवाई, अब जैसे जो तजावजात है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वो नॉर्मल की डेली एक कार्रवाई होती है जो उन्होंने पेपर्स में लिखनी होती है। जैसे हमने जी आज कार्रवाई कर दी है, वो कार्रवाई क्या होती है, चीज़ें उठवाई पीछे कर दी या लेकर चले गए, बाद में वही चीज़ें वापस आ जाती है, वही स्टॉल्स वैसे ही लग जाते हैं। तो ये सिर्फ दिखावे के काम ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया है तो वो फ़ोटोज़ बनती हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार होती है सोशल मीडिया के थ्रू ही, और वो फिर CM को भेज दी जाती है, जी बड़ा काम हो रहा है, ये हो रहा है वो। हालांकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है कि सिफर काम हो रहा है। अब ये जो मैं स्पोर्ट्स की सिर्फ मिसाल दूंगा आपको कि जो कमिश्नर साहब है उसने कितने कोई इवेंट्स करवाए जब से वो कमिश्नर बनी है। ये तो खेलता पंजाब जो है, ये तो मरीम नवाज का विजन था ना, वो उसने लेकर आई, वो CM बनी, उसने ये शुरू करवाया। और अपने कमिश्नर अपने तौर पर उन्होंने अपने होते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कितने इवेंट्स जो है करवाए हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटिया 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसलाबाद के डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, फैसलाबाद में खेलों की एक्टिविटी के हवाले से बात कर रहे हैं। खेलों के ग्राउंड जो हैं वो वीरान पड़े हुए हैं, और जो खेलों के ग्राउंड, हम अपनी मिसाल ले लेते हैं, हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ में एक रिसेंट ग्राउंड है और उसकी हालत देखें तो ऐसा लगता है कि हालांकि ग्राउंड कितनी बड़ी है वो, और एक जगह पर घास है, एक जगह के ऊपर वो आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे है ग्राउंड, कहीं पे मिट्टी पड़ी हुई है, किसी का दिल करता है वहाँ पर कचरा फेंक देता है। हालांकि इतनी बड़ी ग्राउंड है, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर ग्रास लगाया जाए, यहाँ पर ट्रैक्स बना दिए जाएं
और कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आना। आप इसमें इन्वॉल्व कर लें सनतकारों को, कारोबारी हजरात को जो कि स्पॉन्सर्स कर दें, तो मेरे ख्याल में यहाँ के रहने वाले लोगों को एक बहुत अच्छी ग्राउंड मिल सकती है वॉक करने के लिए, खेलों की एक्टिविटीज़ के लिए, रनिंग के लिए, उसके साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ के लिए भी। ये वीरान पड़े से तो बेहतर है ना। नहीं, किसी का दिल करता है वो कचरा जो पड़ा हो तो उसको आगे भी लगा देता है, हाँ, ये भी होता है। होता है। अच्छा, बात ये है कि अभी जो महकमा खेल पंजाब उसने कुछ टेंडर तलब किए थे, उसमें ये क्रिस्टन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और एक दो और जगह हैं जो कि शहर से बाहर है, शामिल थे। हाँ, उनके टेंडर्स जो है वो तलब किए थे। अब उनका काम है, जैसे अभी रहमान भाई बता रहा था तरक्याती स्कीमों के साथ क्या हो रहा है कि जी टेंडर जारी होने हैं, वर्क शुरू नहीं हो सका, टेंडर तलब किए गए, जारी किए गए, इन चक्रों में ये चीज़ें अभी तक पड़ी हुई हैं। जो इसका आउटपुट है वो अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ। देखिए, जो इनमें से सबसे बुरी हालत जो किसी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की है तो वो गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जो कि बिल्कुल खंडरात बन चुका है। अच्छा। वहाँ पर आपको लगेगा भूत बंगले में घुस गए हैं, बिल्कुल, मतलब कोई किसी बिल्डिंग का कोई हाल नहीं है वहाँ पर। कोई घास की तराश खराश नहीं है, अंदर घुसेंगे तो लगेगा जैसे पता नहीं कोई 100 साल पुरानी किसी इमारत में आप घुस गए हैं, कोई देखभाल उसकी नहीं होती। और जो दरख्त वहाँ पर लगे हुए हैं उनकी कोई सफाई सुथराई नहीं है, नीचे मतलब वाशरूम तक उसके ख़राब हैं, ये हालत है उसमें। तो वो वहाँ पर कोई जाकर कैसे खेलेगा। ग्राउंड्स की बात करें, अल-फतेह स्पोर्ट्स ग्राउंड जो कि फुटबॉल का ग्राउंड है, जहाँ पर ज़्यादातर मैचेस भी होते हैं, वहाँ पर पैचेज़ हैं, घास है थोड़ी सी, फिर बाकी पैच है। अब जो बच्चा वहाँ पर दौड़ेगा खेलते हुए, उसको इंजरीज होगी, उसको एंकल इंजरीज होंगी, उसके थंब में जो पाँव का थंब है वहाँ पर इंजरीज होंगी, फिंगर्स की इंजरी होंगी, तो होती भी हैं। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि जब इस तरह की इंजरीज हो रही होती है, मेडिकल कैंप भी नहीं होता स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में, या मेडिकल का थोड़ा सा फर्स्ट एड का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये सूरत हाल है। तो इसको बेहतर करने के लिए देखते हैं अब महकमा पंजाब ने जो स्पोर्ट्स ने ये इनिशिएटिव लिया है, टेंडर्स वगैरह तलब किए हैं, तो काम कब तक शुरू होता है। जब मैंने पूछा था इस हवाले से वो तो तरक्याती काम है ना, ये तो मेरे ख्याल में कमिश्नर साहिबा खुद भी कर सकती हैं, कुछ साथ में अगर सनतकारों को इन्वॉल्व कर लें, लेकिन शायद कमिश्नर साहिबा ने इधर विजिट ही ना किया, उनको पता ही ना हो कि फैसलाबाद के अंदर ये ग्राउंड भी है। मसला ये पता क्या है, ये जो क्रिस्टन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, अब ये क्रिस्टन ग्राउंड है उसके साथ मिला हुआ है, लेकिन वो देखता PHA है। तो ये मसाइल हैं। अब तरक्याती काम तो उनके बिल्डिंग के, ये भी है। वो बिल्डिंग बन जाएंगी, अंदर कुछ उसका तज़ीनो आराइश हो जाएगी, कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन ग्राउंड कौन देगा। PHA, और PHA को तो हमने पहले ही देखा हुआ है कि वो कितना काम करता है, किन जगहों पर करता है और कैसे करता है। PHA के लिए सबसे ज्यादा देखभाल होती है वो सिर्फ होती है बाग जना की, और वो भी कितनी, वो भी कहीं 20 से 25% तक, जहां तक उनका दफ्तर है वहां तक। बाकी तो पार्कों की यही सूरत हाल है, आप देख लें ग्राउंड्स की यही सूरत हाल है कि घास नहीं है, और जो घास है उसमें पैचेज हैं, कहीं सतह हमवार नहीं है, भागते हुए आपको नहीं पता आगे जाके कोई ऐसा गड़ा है कि आपका पाउंड से और आपको हैमस्ट्रिंग हो जाए या कोई और आपको इंजरी हो जाए। तो ये तो PHA के देखने वाली चीजें हैं ना, कि वो इनको देखे। महकमा खेल तो अपने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को देखेगा, ठीक रहेगा, ग्राउंड्स की हालत तो PHA ने देखनी है। ये बड़ी बुरी सूरत हाल है हमारे शहर की। मैं जिसने कहा हमारे पास खेलों के ग्राउंड तक मौजूद नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, सड़कों के ऊपर क्रिकेट खेलेंगे। मुल्तान आप चले जाएं, उनके पास हाईकोर्ट बेंच भी है, मुल्तान के पास दीगर फैसिलिटीज भी हैं। आप अगर चले जाते हैं दीगर शहरों के अंदर अगर बात करें तो वहां पर भी सब कुछ मौजूद है। हम क्यों पीछे रह गए हैं, हमें क्यों मुल्तान से भी, हालांकि रेवेन्यू जनरेशन में आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि हम सफ़े अव्वल पर हैं, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती। हाई कोर्ट बेंच होना तो बहुत दूर की बात है, हमारे खेलों का ग्राउंड नहीं है। ये अरसलान की निशानदेही बड़ी अच्छी है कि जो ग्राउंड्स हैं उनकी बड़ी बुरी सूरत हाल है। जैसे बुड़ा वाली ग्राउंड कई महीने बंद रहा है, मतलब वो ग्राउंड बंद रखना भी तो एक जुर्म है ना, कि क्यों बंद रखा गया जब आपके पास एक ग्राउंड है। थोड़ा सा ऐड कर दूंगा कि उस ग्राउंड में जो रजिस्टर्ड क्लब थे वो क्रिकेट के, वो 15 से ज़ायद थे, और 15 से ज़ायद क्लब के बच्चे तकरीबन 200-250 बच्चा, वो तकरीबन 7-8 माह से खेल ही नहीं रहा, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाई हुई कमिश्नर साहब ने। ये देख ली, मतलब आप कुछ भी बैठे ब्यूरोक्रेट सोच लेते हैं और वो आपको लगता है कि यही सच है और बाकी सारा झूठ है। उधर प्राइवेट जितने भी मतलब सरीना का इवेंट हो रहा था, हाँ। और कई इवेंट हो रहे होते हैं, लेकिन जो क्रिकेट क्लब है वो उधर नहीं अपनी ट्रेनिंग कर सकते ना। ये बड़ी अजीबोगरीब मंतक होती है, समझ ना आने वाली ना, जो ब्यूरोक्रेट्स कर जाते हैं। फिर जो ग्राउंड्स मौजूद है उनकी देखभाल नहीं होती। स्पोर्ट्स को एक तरह से शिराज आप देखें बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। हमारी असल में ये लॉजिक्स है, ऊपर जिसको सेक्टरी स्पोर्ट्स लगा दें ना, सेक्टरी लाइफ स्टॉक लगा दें, सेक्टरी एग्रीकल्चर लगा दें, वो समझता है कि मैं खुडे लाइन लगाऊं।
वो काम नहीं करता, काले पानी की सजा काट रहा है। एग्जैक्टली वो काम नहीं करता। वो कोशिश करता है कि यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, बस जितनी जल्दी हो जाए ट्रांसफर ना, उसने उतने महीनों में छुट्टी करनी है और काम कोई नहीं करना। ये सूरत हाल है कि यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, लाइफ स्टॉक के साथ बिल्कुल सलूक ही सौतीले बच्चों वाला सलूक है कि इनको कोई तवज्जो नहीं देनी। सेक्रेटरीज उन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं जहाँ पर रेवेन्यू खुला मिले, जहाँ पर उनके अखराजात शाहाना हो सके, ताकि उधर से जो है वो करप्शन भी उसी हिसाब से हो सके। जिन डिपार्टमेंट्स को ऊपर उठाना चाहिए ना हुकूमत की तवज्जो होती है। ये देखें ओलंपिक्स में आप देख लें ना कि पर्सनल लेवल पे जाके अरशद नदीम वगैरह जीत गए, बाकी हम कितने लोगों को तैयार करते हैं, हम टीम कितनी ओलंपिक्स में लेके जाते हैं और इंडिया या चाइना या दूसरे ममालिक कितनी लेके जाते हैं। उस फ़र्क से आपको अंदाज़ा हो जाए ना कि हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं है, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है जो कि पीछे से प्लेयर्स की खेप तैयार कर सके। अभी जो जिम्बाब्वे में नए लड़के खिलाए जा रहे हैं तो उनका आप हाल देख लें, कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ पे ए टीम भी लेवल की तैयार हो। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की 2 टीमें हों तो दोनों फाइनल खेलें। यही वजह है कि क्योंकि डिपार्टमेंट्स में पीछे उनके जो भी लड़का आता है वो पहले से अच्छा रिप्लेसमेंट होती है। वो उनको समझ नहीं आती कि ये जो इंजर्ड हुआ था इसको वापस बुलाएं या उसकी जगह जो रिप्लेस वाला है वही ठीक रहेगा। तो हमारे यहाँ तो मसला ये है कि 2-2 साल पुराने लड़कों को फिर से बुलाना पड़ता है क्योंकि नए लड़के नहीं सामने आ रहे हैं। वो आएँ कैसे, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है जहाँ से इस तरह की एकेडमी तैयार हो, जहाँ से इस तरह के प्लेयर्स तैयार हों। और ये सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, किसी भी आप देख लें स्पोर्ट्स में, कोई पर्सनल हैसियत में जैसे बाबर आजम है, बेहतर बैट्समैन है तो वो उसका अपना एज है, उसमें क्रिकेट का या उसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स का कोई कसूर नहीं है कि ये कैसे तैयार हो गया ना। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है ना वो एक स्ट्रीमलाइन में चीज़ों को लेकर के नहीं चला जाता, जिसकी वजह से उसका खुमियाजा जो है फिर जनरल पब्लिक भुगतती है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अब्दुर्रहमान का, जो कि हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना वक्त निकाला। उनके साथ अरसलान दुरानी का। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। हमारे साथ फसी नकवी होंगे जो कि ख़ास तौर पर हमें गाइड करेंगे आज की रेट लिस्ट के हवाले से। ख़ास तौर पर बात करें रेट लिस्ट के हवाले से तो आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन जो हैं वो कीमतें क्या रहेंगी, सब्जियों की, फ्रूट्स की, चिकन की, मटन की, बीफ की, और इसके साथ साथ आपको ये सारा का सारा मालूमात जो है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जब दुकान पर जाएं गोश्त खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, फ्रूट्स खरीदने के लिए, तो आपको पता हो कि आज जो है वो भाव क्या रहने वाले हैं। तो आज के रेट लिस्ट के हवाले से कीमतें क्या रहेंगी ये जानते हैं हमारे सेगमेंट आज के भाव में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे। फसी नकवी हमें बताइएगा आज रेट लिस्ट के मुताबिक कीमतें क्या रहेंगी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज पीर की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो 19 रुपये सस्ता हुआ है, 461 से 442 रुपये हो गया है। आलू जो है वो 94 रुपये है। प्याज 20 रुपये इजाफे के बाद 148 रुपये है, और इसी तरह टमाटर 3 रुपये इजाफे के बाद 145 से 148 रुपये है। अदरक चाइना जो है 3 रुपये कमी के बाद 30 रुपये कमी के बाद 420 से 390 रुपये है। और लहसुन चाइना साबका कीमत पर कायम रहते हुए 670 रुपये है। लीमू चाइना जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 55 से 60 है। सब्ज मिर्च जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 85 से 90 रुपये है। बंद गोभी 10 रुपये कमी के बाद 85 से 75 रुपये हो गई है। फूल गोभी 25 रुपये कमी के बाद 95 से 70 रुपये हो गई है। घिया कद्दू 85, शलजम जो है वो 45, खीरे 80, और इसी तरह गाजर जो है वो अपनी साबका कीमत पर कायम है, 65 रुपये फी किलो है। करेला 10 रुपये कमी के बाद 145 से 135 रुपये हो गया। बैंगन 10 रुपये कमी के बाद 65 से 55 रुपये हो गया है। टिंडी 10 रुपये कमी के बाद 70 से 60 रुपये होगी। पालक 30, मेथी 85, मूली 30, धनिया 85, और इसी तरह शिमला मिर्च है वो 185 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। सेब काला कल्लू जो है वो 250 से 245 रुपये हो गया। केला 5 रुपये इजाफे के बाद 120 से 125 रुपये हो गया। नार कंदारी 10 रुपये इजाफे के बाद 350 से 360 रुपये हो गया। अमरूद 60, अंगूर टाफी जो है 10 रुपये कमी के बाद 290 से 280 रुपये हो गया। अंगूर सुंदरखानी बगैर बदल के 310 रुपये फी किलो पर कायम है। नार बताना 490 रुपये फी किलो पर दस्तियाब। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्दबदल रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अवाम का यही मुतालबा है कि इनकी कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया जी। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें बता रहे थे आज के भाव, आज की रेट लिस्ट के मुताबिक कीमतें क्या रहेंगी। अब आपको सब जो है वो मालूम हो चुका है। अब आप दुकान पर जाएंगे तो आप फुली इक्विप्ड होंगे कि कीमतें क्या हैं और किस तरह से दुकानदार के साथ डील करना है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं और हम गुफ्तगू करते हैं किसी न किसी एक मौजू के ऊपर, और उस मौजू से रिलेटेड जो है मसाइल के ऊपर भी बात करते हैं, फिर उनके हल की तरफ ले जाते हैं।
तो आज भी बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी फसी नकवी ने बताया कि कीमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने जो कीमतें देखी थी, इस हफ्ते जो है कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। ऑपोजिशन कहती है कि हम महंगाई को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हमें हुकूमत दो। और इस मौके के ऊपर अगर कोई नई पार्टी उभर कर सामने आती है तो वो लोगों को उम्मीद दे रही होती है कि हम चीजों को उन दोनों पार्टियों से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अवाम इस पोजीशन के अंदर है कि क्या वो इस पोजीशन के अंदर, इस मुआशी हालात के अंदर किसी तीसरी पार्टी के ऊपर यकीन कर सकती है, उनके ऊपर अपना ट्रस्ट कर सकती है, उनके ऊपर रिलाय कर सकती है? क्या अवाम अभी भी रिस्क लेने की पोजीशन में है? इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूं। जाहिर बात है कि अगर मैं किसी तीसरी सियासी पार्टी के हवाले से बात कर रहा हूं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके चेयरमैन ही हमारे साथ मौजूद है। तो पहले उनका तारुफ करवाता हूं, उसके बाद हम मौज़ूआत की तरफ आएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आबिद इकबाल खारी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके साथ साथ ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया बाजवा, जो कि मेंबर हैं पॉलिटिकल काउंसिल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की। आप दोनों को वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अच्छा, मैंने आबिद साहब का जो तारुफ करवाया ना, वो खासा थोड़ा सा ऑपोजिट भी है। एक तरफ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल भी पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स और अगर हम देखें मोटिवेशनल स्पीकर होना, दोनों एक मुतजाद चीजें हैं। हाउ कम, मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर आप पहले थे, पॉलिटिशियन आप बाद में बने? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने तो एक अपने अंदर के सोच की वजह से एक मैसेज देना शुरू किया। अब वो जो मैंने मैसेज देना शुरू किया तो लोगों ने मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहना शुरू कर दिया। अच्छा। वरना ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऑफिशियली थे, सोच के बना था, या मैं उसमें कोई पैसा कमाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर था। तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं बेसिकली तो एक उस्ताद ही हूँ, लेकिन चूंकि फिर मेरे सेशंस का, सेमिनार्स का सिलसिला शुरू हो गया, ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया, तो वो रवायती मानों में जिसे कहा जाता है मोटिवेशनल स्पीकर, तो लोगों ने उस तरह मुझे भी उसी सफ में खड़ा कर दिया। तो मैंने never wanted to be called a social मतलब उसमें मुझे जो रवायती मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जिस तरह से एक उसको पेशा बना लिया गया, तो उससे मुझे कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात हैं। अदरवाइज आपने मेरा तारुफ करवाया एज अ पॉलिटिशियन और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं कहूँगा मैं मुरीद इकबाल भी हूँ। अच्छा, तो यहाँ इकबाल के एक शेर से जो है ना, मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं मदद लूंगा। उसने कहा, आतिशस्ती बज़्म आलम बर्फरोज, दीगरा राहिम बेसोजे खुद बसोज, तू आग है पूरे जहान को आग लगा। जिस सोच में तू खुद जल रहा है, उस सोच में तू अपने दोस्तों को भी जला। तो मैं तो जिस सोच में जल रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी पूरी कौम को इस सोच में जलाना है, तो उसके लिए फिर मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। बताया कि एक दो पार्टियों का इस वक्त जो देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत है, दूसरी अपोजिशन है, उनमें एक जंग छिड़ी हुई है, इक़्तिदार की जंग है। और इस मौके के ऊपर आप एक नई पार्टी लेकर आते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी लेकर आते हैं। तो विल पीपल बी इन अ पोजीशन कि वो इस पार्टी को एक्सेप्ट कर सकेंगे या उसके ऊपर रिलाई कर सकेंगे, उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकेंगे? हाउ विल यू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल? एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ना, कई जगहों पे एक बात कोट किया करता था। जाहिर है दुनिया के जितने बड़े सक्सेस थ्योरिस्ट्स हैं, उन्होंने इस पे लिखा है कि देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, कि टॉप की जगह ना हमेशा खाली होती है। बस इसका दूसरा मतलब ये है कि यार अगर जो बाकी लोग ऑफर कर रहे हैं, तो आप उससे बेहतर चीजें ले आओ, तो आपकी चीजें बिक जाएंगी। ठीक है, लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनसे भी दो हाथ आगे जाके, एक्स्ट्रा माइल जिसको आप कहते हैं, वहां जाके परफॉर्म करें, तो लोग आपकी तरफ भी तवज्जो देंगे। ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है, ये दुनिया मौके की दुनिया, इसमें कभी कंपटीशन खत्म नहीं होता। भाई जो भी एक्सेप्ट करेगा चैलेंज को, वो आ सकता है मैदान में, और वो अगर दूसरों को आउट कम्पीट कर सकता है, उसमें ये टैलेंट है, उसके पास वो प्रोडक्ट है, तो वो आउट कम्पीट भी कर देगा। वो प्रोडक्ट क्या है मैम शाजिया? आप भी हमारे से भी, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं, वो प्रोडक्ट क्या है जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है लेके आई है लोगों के लिए, कि हम लेके आएंगे एक हकीकी तब्दीली? इससे पहले भी एक तब्दीली आने की कोशिश कर रही थी, वो आ नहीं सकी। एक्चुअली जो आपने बात की है, आपकी बात के अंदर ही जवाब है।
हम लेके आएंगे तब्दीली। जब तब्दीली की बात करते हैं तो हर बंदा सोचता है कि शायद पता नहीं सीन चेंज हो जाएगा, शायद पता नहीं हालात चेंज हो जाएंगे। ये कुछ चेंज नहीं होगा जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे। तो असल हमारा सफर ये है कि अब खुद को चेंज करना। तो अब वही चेंज तो हम लेके आना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो लोगों का एक ट्रस्ट है, जो लोग तवक्कुआत लोगों की अभी तक जिस तरीके से उन्होंने बांधी थी और जैसे इस सफ़र में जैसे वो टूटती रही हैं, और जैसे एक सीन में भी अभी जैसे आप वो सब्जी की, इनकी फलों की महंगाई का रोना कोई रो रहा है, कोई बदमनी का रोना रो रहा है, कोई मतलब रोना से मुराद ये कि हम सब उस मायूसी की दलदल में इस कदर धंस चुके हैं कि कोई एक मौजू पकड़े और एक वो क्या कहते हैं दुख बेशुमार। तो इस वक्त में हमने उस जड़ को पकड़ा है कि हमें तब्दीली अपने अंदर लेके आनी है। हम सबको ये तब्दील होना पड़ेगा। इट इज आवर ड्यूटी टू टेक अप द चार्ज। लीडर्स क्यों उठ के हम सब चेंज करेंगे, मैं चेंज करूंगी, आप चेंज करेंगे। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आपने देखा, इसमें सोसाइटी है, इसमें डेमोक्रेसी है, इसके अंदर नज़म है, इसके अंदर तंजीम है। और ये वो कोई ऐसी नहीं है पार्टी के जो उठे और नारा लगाया और ये लोगों का एक हजूम इकट्ठा किया। नहीं, आप हमारा मंशूर देखिए, हमारा वो सारा पार्टी का हिरार्की चेक करें तो आपको एक मजबूत और मुनज़्ज़म सिस्टम नजर आएगा, और वो सारे फ्लॉज इस चीज में आपको कवर नजर आएंगे जो बाकी पार्टीज के अंदर है। लाइक यहाँ पे हमारा जो हेड है, जो पार्टी का सदर है, ही इज नॉट ऑल अलोन टू डूइंग एवरीथिंग लाइक यू हैव सीन इन प्रीवियस पॉलिटिकल सीन। यहाँ पे उसके साथ एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या है? देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट ही विल डू। अब उसको हमने बाउंड कर दिया। अब ये है डेमोक्रेसी का हुस्न, ये है सोशल डेमोक्रेटिक का हुस्न। अब उसके बाद आप आते हैं नीचे, तो आई एम वेरी मच 100% श्योर नो वन इन पाकिस्तान एवर एनी पार्टी हैव लॉन्च दिस टाइप ऑफ हायरार्की कि हमारे साथ जो पॉलिटिकल काउंसिल्स हैं उसके अंदर ये कंपल्शन है, देयर शुड बी अ फीमेल इन एवरी पॉलिटिकल काउंसिल एंड मेल एंड अ यूथ। राइट। दिस इज द कॉम्बिनेशन। अब आप इंटरनेशनल सीन पे देखें, probably the best combo. यस, आप इंटरनेशनल सीन पे देखें, आपको हर जगह फीमेल की डोमिनेंसी नजर आएगी। आपको पोस्ट जो पीक पोस्टें हैं या अचीवमेंट्स हैं उनके अंदर आप बड़ी विजिलेंट है। नाउ द फीमेल्स आर। मैम शाजी, अगर देखा जाए तो कई सोसाइटीज ऐसी होती हैं कि एक्सट्रीम मेल शेवनिज्म होता है या फिर एक्सट्रीम फेमिनिज्म होता है। देयर हैज टू बी अ मिडल वे, मेरे ख्याल में दरमियानी एक रास्ता अपनाना चाहिए। तो मजीद भी गुफ्तगू करेंगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से, उनके मंशूर के हवाले से, उनके मोटो, उनके टारगेट्स के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे ये पार्टी किस तरीके से हकीकी तब्दीली लेके आ सकती है और सोच को तब्दील किस तरीके से कर सकती है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शिराज बट आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया बाजवा, उनके साथ साथ आबिद इकबाल खारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के। उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि इनकी पार्टी किस तरह से तब्दीली लेके आ सकती है। जिस तरह से मैम शाजिया ने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि तब्दीली जो है वो हम आउटर तब्दीली बाद में आएगी, पहले आपको इनर तब्दीली लेके आनी पड़ेगी। और इनर तब्दीली लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि आपको माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट चेंज होगा तो आपको इर्द गिर्द चीजें जो नजर आ रही हैं, आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। गालिबन इसी को हाईलाइट करना चाह रही थी मैम शाजिया। तो मैं आबिद साहब इस पर बात करना चाहूंगा आपसे कि लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या लगता है कि लोगों की थिंकिंग चेंज होना शुरू हो जाए कि हम, जाहिर बात है कि हम एक रोड के ऊपर हैं, दूसरा शख्स भी उसी रोड के ऊपर है, लेकिन मुझे रोड के ऊपर पहाड़ नजर आ रहे हैं, ग्रीनरी एंड श्रबरी नजर आ रही है, लेकिन दूसरा शख्स जो है वो रोड के ऊपर उसको रेगिस्तान नजर आ रहा है। तो व्यूज जो है ना उसको चेंज करने की जरूरत है। तो इस तरह कैसे चेंज किया जा सकता है? शिराज भाई, आपने कभी अपनी सारी जिंदगी में, जाहिर है आप सुनते होंगे मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को, मुख्तलिफ स्कॉलर्स को, खास तौर पे चलें पॉलिटिशियंस की बात करें, कभी आपने उनके मुंह से नेशनल कैरेक्टर का लफ्ज सुना? कभी आपने उनके मुंह से कैरेक्टर बिल्डिंग का लफ्ज सुना? नहीं। आपने तामीर सीरत का लफ्ज सुना है? आपने किरदार साजी का लफ्ज सुना है? ये अलमिया है हमारी कौम का। यानी असल में तो हमारी कौम वो होनी चाहिए थी ना जो दुनिया के सामने रोल मॉडल बनती, हम तो जो जिना का विजन था, जो इकबाल का विजन था। विद ड्यू रिस्पेक्ट,
साहब कथा कलामी की माजरत, हम तो उसको वोट देने के भी तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारी गली की सोलिंग पक्की करवा दो, हम तुम्हें वोट दे देंगे। हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी लगवा दो, मेरी आने वाली नस्लें तुम्हें वोट देंगे। अच्छा, यहां शिराज मुझे लग रहा है कि हम फिर अवाम के ऊपर हाँ। जो है ना उनको मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। भाई मुझे ये बताएं, अगर नवाज शरीफ का 50 लाख फॉलोअर है तो वो उसकी तरबियत तो कर सकता है ना, बाकी 24.5 करोड़ को छोड़ दें आप। हाँ, ठीक, इमरान खान का 60,000, 70,000, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख फॉलोअर है ना, वो उसे तो कह सकता है कि भाई तुमने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, तुमने झूठ नहीं बोलना, तुम्हारी दुकानों पे नाप तोल में कमी नहीं होनी चाहिए, तुमने कहीं पे फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट में नहीं आना। ये क्या ये लीडर का काम नहीं है? लीडर का काम सिर्फ वोट लेके असेंबली में बैठ के तकरीरें करना और बुलंद बांग दावे करने और फिर अपने अवाम को एक लश्कर बना के इस्लामाबाद के ऊपर लश्कर कशी के लिए तैयार करना, क्या लीडर का काम यही रह गया? वो भाई हमारे तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आपको हुकूमत में जाने की भी जरूरत नहीं है यार। आप अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है कि 4 लोग आपकी बात सुनते हैं तो मैं पहले उनको तो बात समझाऊं। देखें वो क्या कहते हैं, घर से बात शुरू होती ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये मैं अगर टीचर हूं तो यार मैं अपनी क्लास से शुरू कर लूं, मैं फिर अपने मोहल्ले में बात। असल में बात यह है कि आप कहते हैं ये मैसेज कैसे फैलेगा। मैं अक्सर कहता हूं यार हक की बात मुतद्दी होती है, कंटेजियस होती है, इसको आप नहीं रोक सकते। पूरा बातिल, पूरी दुनिया, पूरा इस्तेमाल इसको रोकना चाहे इसको नहीं रोक पाता। ये मैं अब जब आपसे हक की बात करूंगा ना आपके दिल पे लगेगी, आप फड़क उठेंगे आपको लगेगा यार यस ये सच है, रिलेटेबल होता ना ये यस। और आप बेचैन होंगे कि मैं कहीं और जाके ये बात करूं। तहरीकें ऐसे बनती हैं। तो मैं अगर सच्चा हूं ना, मैं अगर दिल से बात कर रहा हूं तो मुझे पता है ये दुनिया चाहे इसको किसी की क्या मजाल के इसको रोक ले। अच्छा महबूब जी, मैं यही बात कनेक्ट करना चाहूंगा आपके साथ ही कि अक्सर हम पॉलिटिशियंस देखते हैं वो स्टेजेस के ऊपर आके बड़ी इलॉजिकल सी बातें कर रहे होते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगे, हमने कर दिया है, साइन हो गया, बस आपको सहूलियात मिलने जा रही है, अराउंड द कॉर्नर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर हम रियलिटी ऑन ग्राउंड देखते हैं, अपनी वापस जिंदगी के अंदर आते हैं, अपने काम पर जाते हैं, हमें वही सहूलियात नहीं मिल रही होती हैं, हमें बेसिक नीड्स नहीं मिल रही होती हैं, हमारी बस छूट जाती है, हमारे पास पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते, फिर हम कहते हैं यार वो बातें बड़ी गैर मंतकी थी। तो ये मैं समझता हूं कि रियलिटी ऑन ग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिशियन को जो है बात करनी चाहिए, और खास तौर पर अ पॉलिटिशियन कंबाइंड विद द मोटिवेशनल स्पीकर, इट्स अ बेस्ट कॉम्बो। मेरे ख्याल में लोग आपकी बात को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। फिर अभी ना शराज ब्रेक पे आपसे बात हो रही थी तो एक बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि यू आर आल्सो हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ कुरान एंड ऑल दैट। तो कुरान में ना अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अंदाज में एक चीज को जिक्र किया है कि उस कौम की हालत नहीं बदलती जब तक वो खुद अपनी हालत एग्जैक्टली। अब आप प्रॉफिट की सारी लाइफ को देखिए, ही वॉज मोटिवेशनल स्पीकर, ही वॉज इन्फ्लुएंटल, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है लोगों को। कैसे इन्फ्लुएंस किया है कि उन्होंने इंजेक्ट किए हैं वो चीजें उन लोगों के अंदर, और फिर आपको मदीना स्टेट नजर आती है, फिर आपको एक उनका पॉलिटिकल रोल नजर आता है, फिर उनको आप देखते हैं ऑन अ हायर लाइक कैनवस कि वो किस तरीके से उन्होंने ग्रेजुअली लोगों को एक थिंकिंग डेवलप करके उनको एक कैरेक्टर्स तक लेके आए। अगर आप देखा जाए ना तो इस्लाम की सबसे बड़ी अचीवमेंट कैरेक्टर बिल्डिंग। प्रॉफिट की बाकी आप स्कॉलर्स पढ़ो तो किसी ने ये कंट्री है, किसी के पास ये, प्रॉफिट ने पर्सनालिटीज बनाई हैं। उमर, अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली, हजरत उस्मान, और वो नहीं बल्कि एक लंबी सीरीज है। तो ये सारी बातें, और अभी आप सर से मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से वो जो बात कर रहे थे, ये सारी बातें एक तरफ। मसला ये है कि हमने अब अपने पास जो एक पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि मेरे ये काम करेगा तो मेरा लीडर है, मेरी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा तो मेरा लीडर है। हमें उस चीज से ऊपर निकल के सोचना है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो करूंगा मेरा लीडर वो करेगा। हम ये कहते हैं लीडर करे मैं ना करूं। तो हम यहां से बात शुरू करेंगे। everyone is going to take his responsibility, is going to take up कि वो अपने
जो उसका दायरा कार है उसमें वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, और उसके बाद फिर उसको पता चलेगा, जब वो नीचे से देख के ऊपर देखेगा, ऊपर फिर पार्टी खड़ी है उसको गाइड करने के लिए कि अब आगे तुमने कहाँ जाना है, आगे तुम्हारी मंजिल गुड टू गो, मतलब वो तो रेडी है फिर। तो अभी जब हम जैसे अभी मसले मसाइल ये सारे, तो वी हैव वेरी यू कैन से अ डीप रिसर्च ऑन दैट। हमारी बाकायदा हर एक डिपार्टमेंट की लाइक जैसे एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, फिर हमारे बिजनेस है, फिर और जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के ऊपर हमारी बाकायदा से एक कमेटी है, उसका एक सेक्रेटरी है, एंड दैट सेक्रेटरी इज इक्वलेंट टू द लाइक जो सेकंड टू चेयरमैन। और इस तरीके से हमने इंटरलिंक किया हुआ है इन सारे उन चीजों को, ताकि कोई शोबा, कोई चीज ऐसी, सिर्फ पार्टी का काम नालियां बनाना नहीं है, बिल्कुल नालियां बनाना, सड़कें बनाना, कि वो नौजवान जो मास्टर्स करके आया है उसको करने से पहले पता हो कि यहाँ मास्टर्स मैंने करना है, उसके बाद इस जगह पे ये पोस्ट मेरा वेट कर रही है, वहां मैंने इतनी सर्विसेज देनी, और उसके बाद उससे आगे मैंने कहा जा। रोड पूरा क्लियर होना चाहिए। हमारे मेरे ख्याल में गालिबन आबिद साहब ये बता दीजिएगा कि हमारे बच्चों के लिए खासतौर पर नौजवान नस्ल के रोड क्लियर नहीं है। बिल्कुल, किसी ने कहा जहां मुड़ जाए वहीं पे मुड़ गए, उस तरफ मुड़ जाए, राइट हो जाए, लेफ्ट हो जाए। तो मतलब एक चीज क्लियर होती है कि आप बेटा इसमें ये करोगे तो आपके लिए ये विजन है, तो आप इस सेक्टर में जाके सर्व कर सकते हैं। और बहुत बड़ा वैक्यूम है, आप ये देखें, आप सबको बात कर रहे थे ना कि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज में आप लोग कहाँ पे, तो वो जो वैक्यूम, जो खाली जगह है आपको नजर, आप खुद नजर आ रही है, वी आर देयर टू फिल दैट। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर मुझे बता दीजिएगा जो वैक्यूम है उसमें अपने आप को फिट करने के लिए जगह मौजूद है, अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बिकॉज पीपल आर रेडी टू ट्रस्ट। अगर हम बात करें, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि लोग किस तरह से ट्रस्ट करेंगे। लोग ट्रस्ट करेंगे अगर आप कुछ अच्छी चीज लेके आएंगे। लोग पहले ही बेचारे बड़े मायूस हुए हैं, तो अगर आप अच्छी चीज लेके आएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको हौसला देंगे, हौसला अफजाई करेंगे, करेज देंगे, तो मेरे ख्याल में दे आर रेडी टू ट्रस्ट। आपको लगता है कि पीपल आर इन द पोजीशन टू रेडी टू ट्रस्ट? मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बात ये शक व शुबा से बाला अच्छा, बिल्कुल, कि जी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। लोग जरूर ट्रस्ट करेंगे, लोगों को जरूरत है। लोगों को सही पूछें तो हमें एक बड़ी विजन के साथ कौम को लेकर चलने की जरूरत है। उस विजन की बहुत कमी रही है हमारी पहली जो सियासी जमातें हैं उनमें, कि लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है। हम समझते हैं कि यार बस किसी ना किसी तरह ये एक इलेक्शन जीते हैं, उसके बाद बैठें और एंजॉय करें, और फिर कोई दो चार ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दें कि लोगों को लगे कि तरक्की काम हो रहा है। हाँ। असल में तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अक्सर कहता हूं कि यार आप सोने चांदी की सड़कें बना दें, लोग उस पर भी थूकेंगे। क्यों? आपने लोगों को तैयार नहीं किया, आपने उनकी तरबियत नहीं की। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर। हाँ जी, आपका काम है सबसे पहले लोगों पे काम करें। आप लोगों पे काम करेंगे तो लोग पाकिस्तान को खुद बना देंगे। ये ऐसे ही है कि आप एक बच्चे को तैयार कर देते हो, बच्चा ईदी बन जाता है। वो बच्चा जो है वो डॉक्टर कदीर खान बन जाता है, वो MM आलम बन जाता है, तो वो बच्चा ही है ना। इसी तरह इस कौम में इसका मतलब है पोटेंशियल है। आप इस कौम पे काम करें, आपके इकोनॉमी के मिसाइल हल हो जाएंगे, आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। यानी अच्छा बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जिसके लिए आपको, हम कहते हैं यार इसके लिए बजट कहां से लाएंगे। मसलन पूरी दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन पे चली गई, आपको कोई जरूरत नहीं है करोड़ों रुपए बिल्डिंगों पे लगाने की। एक्चुअली हमने जो कामयाबी है ना उसको सिर्फ सेट कर दिया हुआ है, एसोसिएट कर दिया है पैसे के साथ और अचीवमेंट्स के साथ। जितना आप ज्यादा, द मोर मनी यू एक्वायर, जितना पैसा आपके पास होगा उतने आप मालदार होंगे, उतने आप सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल ये होना है कि आप अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को जो है वो डेवलप करना है, तब्दील करना है पॉजिटिव वे में। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी अटेंड में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह से तब्दीली लेके आ सकती है, किस तरह लोगों की थिंकिंग जो है वो चेंज कर सकती है, उनको मोल्ड कर सकती है। हमारे साथ आबिद साहब मौजूद हैं, मैम शाजिया मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आबिद साहब ये बताएगा, सोशल और डेमोक्रेटिक, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट आई गेस, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी व्हेन यू कंबाइन इट टुगेदर इट बिकम्स अ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इट इज गोइंग टू द राइट साइड और द लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड की सियासत है, राइट साइड की सियासत है। नहीं, एक तो है लेफ्ट और एक राइट, और एक है सेंटर लेफ्ट और एक सेंटर राइट। तो मैं कहूंगा कि हम तो सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट के भी दरमियान में खड़े हैं। यानी
जाहिर है वो जो सेंटर लेफ्ट होता है वो लेस एक्सट्रीम लेफ्ट होता है। हाँ, सही सही। और सेंटर राइट जो है वो पूरा राइट नहीं होता, वो जरा क्या कहेंगे हम, माइल्ड जो है ना वो राइट होता है। तो हम तो उनके भी दोनों के दरमियान में खड़ा होना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सही। हम कहीं एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना चाहते, हम रिजिडिटी की तरफ नहीं जाना चाहते। हाँ। हम चाहते हैं कि यार यानी जो सोशल डेमोक्रेसी की आपने बात की है, तो इसके जो मेन आप दुनिया में देखें, जो मेन इसके गोल्स हैं वो क्या है? वो है टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर, आप एम्प्लॉयमेंट दें, आप लोगों को इकोनॉमिकली उनको बेहतर करें, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर करें, तो उनको फ्री जस्टिस, उनके क्या कहते हैं जो है ना फ्री जस्टिस और लिबर्टी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली दुनिया में सोशल डेमोक्रेसी के, और हम समझते हैं कि इसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो इसीलिए हमने इसका नाम भी सोशल डेमोक्रेसी अपना उससे इंस्पायर होकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी रखा है, पार्टी का नाम। अच्छा ठीक है। मैम शाजिया ये बताएगा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर जो है उसमें एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर मैं बहुत फोकस करना चाहूँगा, और आई वुड लाइक कि मैं इसमें 5-10 मिनट इस पर गुफ्तगू करूँ, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है हमारे मुल्क का कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन लोगों को नहीं मिलती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेसिक नहीं है। लोग आज दिल के ऊपर हाथ रख कर खुदा न खासा को दौरा पड़ता है तो ये नहीं कहते कि हॉस्पिटल किधर, वो कहते हैं हॉस्पिटल में कोई जानने वाला है। मतलब इस हद तक लोगों को पता है कि हम अपने गवर्नमेंट की दी हुई सहूलियात के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं या हॉस्पिटल्स के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं, वो तो आपकी खाल उतारने के लिए बैठे हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर किस तरीके से आप लोग फोकस करेंगे? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जो हमारी एक तंजीमी हिरार्की है, उसके अंदर ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं इनका पूरी एक कमेटी बनाई गई है, और उसका एक सेक्रेटरी मीन जैसे किसी तंजीम का एक नायब होता है ना, जनरल सेक्रेटरी होता है, तो इसमें जो जनरल सेक्रेटरी है, ऑल डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी जो है वो असल में इज लाइक जनरल सेक्रेटरी, हाउ इट बिकम डायरेक्ट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसमें जो हर कमेटी है उसके अंदर एक फीमेल, एक सीनियर मेंबर और एक यूथ जी, वो एग्जेक्टिव उसके सेक्रेटरी के नीचे ये उसके डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, दीज आर ये उसके नीचे हैं, और उसके बाद जो नीचे वाली टीम है वो सारी उन लोगों की है जो कि इस सारे अपने अपनी फील्ड के अंदर अपने अपने जो उनका शोबा है उसके अंदर एक्सेल कर रहे हैं। लाइक जैसे एजुकेशन और सेहत, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट है, किसी भी सोसाइटी के अंदर आपने चेक करना है कि वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल कितना बेहतर, कितना इम्प्रूव है, तो ये दो पैरामीटर्स हैं, इससे हम असेस करते हैं कि वहाँ की एजुकेशन की फैसिलिटीज कैसी है और आम लोगों के पास बुनियादी सेहत की जो सहूलतें हैं वो पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही। और इन दोनों चीज़ों को उस वक्त हम एड्रेस कर सकते हैं जब हम सबसे पहले एजुकेशन पे काम करेंगे। एजुकेशन ने ही हमारे बाकी सारे मसले और मसाइल जो है वो हल करेंगे, क्योंकि जब आप तालीम के साथ तरबियत दे के और एक विजन दे के नौजवानों को फील्ड में उतारेंगे तो आपके हॉस्पिटल्स में आपकी ओडीपीज, आपके ऑपरेशन थिएटर, आपका जो सारा वो सारी चीज़ें आपको अपने, जिसे कहते हैं ना जैसे एक वो बुरा हाल है हॉस्पिटल्स का और वो सारी, तो वो फिर आपको बुरा हाल ही नजर आएगा। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी लेके अपनी जगह पे परफॉर्म करता नजर आएगा। असल में हमने क्या आप लोगों को लेके आना है किस चीज की तरफ कि लोग परफॉर्म करें। अब कामयाबी का वो जो पैरामीटर बना दिया गया है टू जस्ट अर्न मनी, अर्न मनी इज नॉट अल्टीमेट गोल ऑफ, यू कैन से एक सक्सेसफुल सोसाइटी का अल्टीमेट गोल नहीं है। मकसद ये है कि यू शुड परफॉर्म। जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका मनी भी आएगा, आपका सिस्टम भी बेहतर होगा, आपके बुनियादी मसाइल भी हल हो जाएंगे। बिल्कुल, परफॉर्मेंस जो बेहतर होनी चाहिए। अभी सर मैं चाहूंगा इस पर आप भी फोकस थोड़ा सा बताइएगा कि हेल्थ और एजुकेशन, इसके ऊपर आपकी पार्टी किस तरीके से फोकस कर रही है? अच्छा, इसमें शराज एक आपको लगेगा कि शायद मैं अभी कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये है कि हमारा मैनिफेस्टो पे काम हो रहा है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो मैं शायद उस पर आपको पूरा रोड मैप तो ना दे सकूं, लेकिन मैं एक क्लेम कर रहा हूं और ये चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो इंशाल्लाह ये मैं किसी भी जिंदगी के मौके के ऊपर जाके आप जो है ना वो पूछ सकते हैं कि यार आपने ये बात उस वक्त कही थी जब अभी हमारी जो समझें कि मैनिफेस्टो भी सामने नहीं आया था।
उसमें ये है कि हम ये प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसके लिए हम पूरा रोड मैप देंगे कि हम या खुद से रिसोर्सेज जनरेट करेंगे और उसके लिए हमने यानी वर्किंग हमारी तकरीबन काफ़ी हो गई है। यानी एक होता है कि हम कहें यार अभी हम दे रहे हैं कि 2400 जो है ना वो अरब रुपए बजट अगर लगा रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि यार हम इससे कई गुना ज़्यादा करेंगे और वो यहीं से जनरेट करेंगे, कहीं हम गैर मुल्की फंड की तरफ नहीं देखेंगे और हम अपनी सारी यूथ को एक शहर से फंड्स जनरेट करके उस शहर की सारी यूथ को ऑलमोस्ट आप कह लें कि मेरिट के ऊपर फ्री में एजुकेशन दिलवाएंगे। अब ये कितना बड़ा क्लेम है कि इसका मतलब है कि हम पूरी कौम को फ्री में पढ़ाएंगे। तो ये मैं आज आपसे दावा कर रहा हूं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो हम इसके ऊपर पूरा रोड मैप भी लेके आएंगे। अच्छा, पढ़ाई के ऊपर खास में बात करें क्योंकि पढ़ाई मैंने देखा है भट्टा जो भट्टे होते हैं उनके इर्द गिर्द जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर बुनियादी सहूलियत ही नहीं है, जानवर बदे वहीं पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, बैग्स नहीं है, यूनिफॉर्म्स नहीं है, यूनिफॉर्म्स हैं बैग्स हैं तो टीचर्स नहीं हैं, उस्तादा नहीं है। और इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में प्राइवेटाइज कर देना किसी एक इदारे को इज़ नॉट अ सोल्यूशन, उसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस और होते हैं। हेल्थ के हवाले से भी बताइएगा कि हेल्थ में बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं सर, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त बहुत ज़रूरत, खासतौर पर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, हमारे पास तो एक ही हॉस्पिटल है FIC। देखें इसमें शराद मैंने आपसे बात की कि हमने सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लिया इसलिए कि इसमें फ्री एजुकेशन शामिल है, इसमें फ्री हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस पे मेरा ख्याल है कि आप इस टॉपिक को भी रहने दें, उसकी वजह के लेट अस कंप्लीट आवर मैनिफेस्टो। ओके, हम फिर उसके ऊपर आएंगे तो पूरे सोल्यूशन के साथ आएंगे और पूरी वो कहते हैं होमवर्क के साथ। लेकिन बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस टू, तो मुझे पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा सफर जो लोग कर रहे हैं वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे कर रहे हैं। तो आई वुड गिव और यू उसमें जस्टिस शामिल कर लें आप। हाँ, रिकमेंडेशन एज वेल कि आप उसके ऊपर बहुत फोकस करें, इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने की बहुत जरूरत है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, हमारे साथ मौजूद हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदा जो कि कल को अगर ये पार्टी इंशाल्लाह ताला मेरी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं कि ये पार्टी, क्योंकि आप एक बड़ा अच्छा आप सोच एक अच्छी लेके आ रहे हैं, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों को फैसिलिटीज़ दे दें, हम उनको सड़कें बना के दें, सड़कों का जाल बिछा दिया, हमने फ्लाईओवर्स बना दिए, हमने ये सहूलियात दे दी, हमने वो सहूलियात दे दी, पीने का पानी दे दिया, बिजली दे दी, गैस दे दी। इसके साथ साथ आप लोगों को सोच दी है, वो सोच देना मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आप वो सोच लेकर आए हैं। लोगों के साथ कनेक्ट होने का क्या जरिया होगा ये मुझे बताएगा, क्योंकि व्हेनेवर यू कम अप विद अ न्यू पार्टी तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन सबसे मुश्किल मुझे लगता है होता है। तो हाउ विल यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द पीपल? इसमें शराद हमने ज़ाहिर है आपको जैसे प्रोग्राम के शुरू में बात हुई, डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो हम कोई 18 साल का हमारा सफ़र है। हमने मुख्तलिफ शहरों में यूथ के ग्रुप्स बनाए, हमारी टीमें बनी। अच्छा, वो टीमें एक वक्त आया कि ऑटोमेशन पे आ गई। हमारे मुख्तलिफ शहरों में फोरम्स हो रहे होते थे, स्टडी सर्कल्स हो रहे होते थे, कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती थी। तो हमें पता है कि लोगों को जोड़ना कैसे है। राइट। तंजीम साजी का जो काम है ना, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका तजुर्बा कर लिया, 18 साल में कर लिया। और दूसरा ये कि हमने उसमें जो मैं समझता हूं कि अल्लाह का शुक्र है, जो स्ट्रेंथ है हमारी, जिसको आप कंपेटिटिव एडवांटेज कह सकते हैं, वो यही है कि हमने लोगों को तासुबात में से निकाला। हमने उन्हें कहीं ग्रोही, मसलकी, मजहबी तासुबात में नहीं पड़ने दिया कि नहीं यार, लेट्स बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, लेट्स बी अ गुड पाकिस्तानी। सबसे पहले हमारा ये काम है। हम यहां से अपने काम का, जैसे मैडम ने कहा ना कि अपनी जात से शुरू करें। तब्दीली का आगाज असल में अपनी जात से होता है। अगर अपने दिल पे नहीं हुक्मरान, मुसख्खर हो किस तरह सारा जहां। अगर आपने दुनिया भी तस्खीर करनी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिल को तस्खीर, अपनी, मैं कहता हूं जो बंदा अपने 5-6 फुट के जिस्म पे तब्दीली नहीं ला सकता, वो क्या मुआशरे में तब्दीली लाएगा। हमारा अलमिया ये है कि हम खुद तब्दील नहीं होना चाह रहे हैं और हम दुनिया तब्दील करना चाह रहे होते हैं। मैं ये जैसे आपको पहले भी कहा कि हम
इस तरह से वो हमारे पास तजुर्बा है इंशाल्लाह, और हमारे पास एक छोटी टीम भी मौजूद है और वो टीम एक्सपैंड कर रही है और बहुत तेजी से कर रही है। बल्कि शायद मैं ये कहूँगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेजी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक वक्त आता है, देखें वो कि पूरी आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा अक़लियत में होते हैं लोग जो बड़े इनकलाब लाते हैं। हाँ। और वो जब चलते हैं ना और अपने क्या कहते हैं इनर एक पूरे उस बिलीफ के साथ निकलते हैं और दिल से बात करते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर करती है। तो फिर ये होता है कि चीज़ें एक वक्त आता है मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। या पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें तो इसमें तो कोई आप मुझे कहें कि यार हमने कोई चैनल बना लिए, हमने कोई प्रोडक्शन हाउसेस बना लिए, हमारे पास कोई बड़े रिसोर्सेज हैं, हमने जनाब सोशल मीडिया पे बड़ा करोड़ों का फंड लगाना है, तो कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास। लेकिन आप यकीन करें कि हमारे पास वो बिलीफ है कि वो विच कैन मूव द माउंटेन्स। बिल्कुल, ये बिलीव और ये ट्रस्ट के साथ ही वो जो है मैदान में उतरे। मैम शाजी ये बताएगा कि एक बड़ी अच्छी मिसाल भी अरबी में इसी से रिलेटेड दी जाती है, वो है अव्वलुल गैस कतर सुम्मा यनहमिर, मूसलाधार बारिश की शुरुआत भी सिर्फ एक कतरे से होती है। तो वो कतरा ही अगर आप बन जाएं तो मेरे ख्याल में आने वाले सालों में यू विल बी एबल टू ब्रिंग अ रेन, जिससे लोगों की जिंदगियों के अंदर जो है ना वो खुशियां भी आएंगी और लोग सेटिस्फाई होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोगों का कंटेंटेड और सेटिस्फाई और मुतमईन होना। लोग यू कैन हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स बट यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, बट यू कैन हैव जस्ट अ ड्रॉप एंड यू आर हैप्पी विद दैट। तो मेरे ख्याल में वो एक ड्रॉप बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में शहराज, जहाँ पे अगर ये जो सिचुएशन है इसमें पार्टी को लॉन्च करना या नई पार्टी लेके आना, ये आप ये समझ लें ये ऐसे ही है जैसे पहाड़ को अपनी जगह से लेना। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके जो मंजरनामा है उसके ऊपर लोग अभी आप लोगों के ट्रस्ट की बात करें ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग सबसे पहले लोगों की वो जो ज़रूरी फाइनेंशियल और इस तरह की जो चीज़ें एक जिसे कहते हैं ना एक मादी तौर पे अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं लोगों के दरमियान, और ताकि इनकी सोच यहाँ तक रहे कि मेरी गली, मेरी सड़क, मेरा काम। अब हमने कोई इस तरह का नारा, कोई इस तरह का मंशूर ये नहीं दिया कि जी आते ही आपको तो इतने ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप जब आएंगे आप इस चीज पे काम करेंगे फिर ये होगा। यानी ये आपका ही मुल्क है, आप ही इसकी भागदौड़ संभालेंगे और आप इससे बेनिफिट लेंगे, हम नहीं लेंगे। हम सिर्फ आपको आपके साथ शामिल होंगे इस काम। और हमने शुरू में ही ये कोई पैसा या उसकी दौड़ नहीं कोई हमने शुरू की कि जनाब कोई बहुत चमक दमक। आपने देखा होगा पार्टियों की लॉन्चिंग होती है कि जी वो हमने क्या खुले अल्फाज में वो एक शूट हो रही है और तो बिरयानियां हो रही हैं, कुछ और ये हो रही। नो, यहाँ पे आप लोग हमारे साथ आए इसलिए रहे, हम उनको ये कोई ऐसी बट यू स्टिल नीड अ वेरी हैवी फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल बिकॉज टू बी इन द बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट कि हम ये सोचे कि पैसा आएगा फिर हम काम। अच्छा, यू आर स्टिल वर्किंग। वी आर वर्किंग कि पैसा कैसे, जब लोग आएगा पैसे भी आ जाएंगे। क्यों? कि लोगों को पता होगा हमने काम करना, हमने ही पैसा लगाना। हम ये नहीं करेंगे पैसा लगा के फिर उसके बाद दुगना निकालना, जो लगाते हैं फिर उसके बाद दुगना। बल्कि मैं आपसे पूछूं, आप क्या समझते हैं कि जंगें जो हैं वो असले के जोर पे लड़ी जाती हैं और टैंकों की बदौलत को जीतता है? जंगें तो हौसलों से और जज्बों से लड़ी जाती हैं। तो ये भी एक जंग है और इंशाल्लाह हमारे हौसले जो है ना वो हमारे काम आएंगे। अच्छा, इसमें मैम शाजी मुझे बताएगा, यूथ को बड़ा इन्वॉल्व करने की जरूरत है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का कि यूथ को किस तरह से एंगेज करना है? बिकॉज व्हेन यू जब आप फ्रेश माइंड्स को चेंज करते हैं ना तो यू आर बेसिकली चेंजिंग द बेस ऑफ द कंट्री। ये जो आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर रखा था ना, जैसे थिंक टैंक है और उसके बाद जो इसकी हायरार्की है, उसमें आपको यहाँ पे ये नहीं है कि जिसकी लक लग गई या जिसका मामा चाचा आगे है तो ही इज गोइंग टू प्रमोट ना। यहाँ पे कंपल्सरी है कि जी आपके रीजन से एक यूथ आएगा, की पोस्ट पे आएगा, पार्टी के डिसीजन में शामिल होगा
और ये 3 मेंबर जो एक फीमेल, एक सीनियर मेंबर और एक ये जब तक अपने उस एरिया की, उस चीज के, उस मसले को ये वीटो नहीं करेंगे, वो चीजें आगे प्रोसीड नहीं होगी और वो मेरिट पे आएगा। मेरिट पे आएगी। और उसमें अगर वो यूथ का बंदा उसको नो कर देता है, बाकी दो उसको प्रूव भी कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। नहीं होगा। तो यहाँ से आप एक अंदाजा हमारा जो लगाएं। सेक्रेटेरिएट है उसका एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो उस वक्त तक लेजिटिमेट नहीं होता जब तक यूथ की भी साइन उस पे नहीं उसके होगी। ऊपर नहीं कितनी होगी। बड़ी आप अंदाजा करें कि पावर है जो हम एक यूथ को दे रहे हैं। असल में क्या है, असल में हम उसको कल के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी यूथ एम्पावरमेंट के नारे तो सारी पार्टियां लगाती हैं, लेकिन लाएं कॉन्स्टिट्यूशन, दिखाएं ना जरा। हमने तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर सबमिट करवा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, हम तो उससे डेविएट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो ये हमने काम वो है जो अपने ऊपर जबरदस्ती इंपोज कर लिया है। हाँ। कि हमने यूथ की एम्पावरमेंट करनी है, करनी है। हमने विमेन की एम्पावरमेंट करनी है। विमेन की एम्पावरमेंट करनी है, खवातीन को बाइख्तियार करने के हवाले से बात करनी है, यूथ को एम्पावर करने के हवाले से बात करनी है, उनको वैल्यू देनी है। हर इंसान को वैल्यू चाहिए और आज के दौर में अगर देखें तो उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही जो वो डिजर्व करता है। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी डिजर्व रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो इसके साथ साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आबिद इकबाल खारी साहब का और उनके साथ साथ शाजिया बाजवा का, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये पार्टी भी अपनी जगह बना पाएगी और लोगों के माइंड्स को जो है वो पॉजिटिव वे में तब्दील कर पाएगी। वक्त खत्म हुआ चाहता है प्रोग्राम का, अपने इजाजत दीजिए। अपना, अपने अहले खाना का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, अपने हल्का अहबाब में सबका ढेर सारा ख्याल रखिए, खास और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।